बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। आज स्पेशल तुमसे है पाकिस्तान हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी पिंकी। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी पूरे ही पाकिस्तान में हर जगह मनाई जा रही है और मरकजी प्रोग्राम हमेशा की तरह गड़ी खुदा बख्श में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बहुत सारे सीनियर लोग खिताब करेंगे और बेनज़ीर साहिबा की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर साहिबा के सियासी सफ़र पर और कैसे एक वजीर आजम की बेटी जो कि साथ जाया करती थी भुट्टो साहब के साथ, क्या वो तरबियत थी जो रंग ले आई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वजीर आजम भी बनी और तीसरी बार इसी जमहूरियत की जद्दोजहद में वो लड़ते लड़ते मैं कहूँगा शहीद हो गई। बहुत सारे थ्रेट थे, बहुत सारे मामला थे। 12 मई चीफ जस्टिस साहब घर पर, मीडिया पर पाबंदी, बहुत सारे ऐसे मरहल से ये मुल्क दो चार था। ऐसे वक्त में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एंट्री जब दी और जब वतन वापसी आई तो अवाम का समंदर उमंड आया और बेनज़ीर साहिबा के लिए कोई दरो दीवार खाली न थी जहां पर वेलकम वेलकम बेनज़ीर भुट्टो वेलकम की चौकिंग न की गई थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर बल्कि आम आवाम की भी मोहब्बत थी। आज उनकी ज़िंदगी पर ये स्पेशल ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं फ़िक्र बेनज़ीर। तो बेनज़ीर साहिबा की जो ज़िंदगी है, क्या वो एक फ़िक्र है, क्या एक सोच है? हम इस सोच को आगे बढ़ाते हैं और इस सोच को किन किन लोगों ने या किन किन अनासिर ने रोका, उसको शहीद किया, उस रास्ते में उनकी रुकावटें डाली गई, वो कौन लोग हैं, वो कौन ताकतें हैं, उस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा तहसीन आबदी साहिबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई अदवार पाकिस्तान की सियासत से देखे हैं, मलिक मुनव्वर साहब। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आज आपसे स्टार्ट करेंगे। बेनज़ीर साहिबा एक फिक्र, एक सोच, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल जी, बड़ी हमारी बदनसीबी है कि एक इंटरनेशनल फिगर की लीडर उसको आज की तारीख में उसको सड़क पे शहीद कर दिया गया। बहुत बड़ा नाम था और बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे वो याद है, मैं भी पीएसएफ से मेरा ताल्लुक था, जो मेरी बुनियाद अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एसपीएसएफ में था, तो हमने उनको देखा जब 85 में आई, वो भी देखा। फिर उसके बाद जब आखिरी दफ़ा जब आई हमने वो भी दौर देखा इनका कि जो जिसको बोलते हैं कि लीडर का जो होता है एक मतलब बुनियाद और पक्के लीडर की होती है शनाख्त। ऐसे तो नवाज शरीफ साहब भी आए थे लेकिन वहाँ पे कोई बंदे नहीं थे। जब बीबी आई तो एक हजूम था लोगों का, वो आई जहाज से जब उतरी है वो सीन हमने देखा और उनको रोकने के लिए बहुत से ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए कि आप ना निकलें। और फिर उसके बाद फौरी बाद ही उनकी जब वहाँ से एयरपोर्ट से आई कारसाज से धमाका हुआ। ये भी उनको डिमांड की थी कि हम आपको हेलीकॉप्टर देते हैं, आप डायरेक्ट बिलावल हाउस जाएं, आप आवाम से ना जाएं। नहीं जी, देखें जो लीडर होता है ना, लीडर वो कभी भी इस किस्म के चोचले बर्दाश्त नहीं करता। वो क्योंकि अवामी लीडर थी कि ये किसी की प्लांटेड लीडर नहीं थी। देखिए उनकी तरबियत माशाल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुई और वो जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो जाती थी उनके साथ, फॉरेन टूर में जाती थी। उनको ट्रेनिंग जो हुई, उनकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त हुई। एक सियासी घराने के अंदर उनके फादर जो थे उस जमाने वज़ीर ख़ारिजा थे, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो ट्रेनिंग जो थी बुनियादी। और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको लीडरशिप कहते हैं वो लीडर थी, वो कैसे हेलीकॉप्टर अफोर्ड करती। लेकिन उनको बहुत सारे थ्रेट थे। वक्त हुकूमत बता रही थी कि आपको बहुत सारी जिहादी तंजीमों से थ्रेट हैं, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अवाम ज्यादा है। वो क्या हुकूमत का रीजन उस वक्त सही था? देखिए नो डाउट के जो सिक्योरिटी के लिए कहा गया था वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर कभी बात खुल के बात करेंगे। आज का सर प्रोग्राम ही इसीलिए। ओके देखें बात सुने। गलतियां जहां उनकी शहादत हुई है वो गलतियां हुई हैं। देखें मैं एक बीइंग ए जर्नलिस्ट में आपको बिल्कुल अच्छा जो नहीं हुकूमत इन्वॉल्व नहीं थी। देखें बुनियाद घर से शुरू होती है। अगर बम ब्लास्ट गाड़ी के अंदर आप सनरूफ लगाएं, दुनिया में कहीं नहीं होता। पूरी दुनिया में कहीं उठाकर देख लें कि सनरूफ लगाया नहीं जाता। अब ये तो देखें इंक्वायरी अगर सही तरीके से होती है, जो लोग इसमें सिक्योरिटी में इन्वॉल्व थे आज आपके साथ कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं। दुनिया में आप कहीं भी देखें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बुलाएं, बोले कि बम ब्लास्ट की गाड़ी जो होती है उसको आपने कैसे सर निकाला, आपने बाहर कैसे निकाला। इस पे आते हैं। तहसीन आबदी साहिबा, बेनज़ीर साहिबा एक फिक्र, एक सोच, और फिर उस सोच को हमने देखा कि शहीद कर दिया गया और महबूब कायद आम आवाम से छीन ली गई और भुट्टो खानदान तकरीबन सारे ही शहीद हो गए और उसी तसलसल को लेकर चल रही थी भुट्टो की बेटी। तो आज हमें नहीं है लेकिन उनकी यादें, उनकी फिक्र, उनकी सोच जिंदा है। क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी सोच पर अमल कर रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो स्टार्ट लिया आपने, जो इंट्रो किया, बीबी की खुसूसियात बताई आपने कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में या आप इंटरनेशनल हिस्ट्री में भी देख लें, कोई ऐसा घराना नहीं मिलेगा, सियासी घराना, कि पूरा घराना ही ऑलमोस्ट जो टॉप टियर थी वो शहीद हुई हो। हम तो कुछ और प्रैक्टिस करके आए हैं, हम तो ऐसी तंजीमें देखते आए हैं पाकिस्तान में कि जी कारकुनों को मरवा दिया जाता है, लीडर्स जाके बाहर बैठ जाते हैं, NROs लेके बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये वाहिद लीडर थी कि जिनको मना किया गया कि यहाँ बहुत थ्रेट्स हैं, आप ना आए, उसके बावजूद आई, क्योंकि वो अपने कारकुनों के बीच में रहने वाली थी। उनकी ट्रेनिंग थी, जैसे सर ने बात की कि उनके वालिद साहब की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की यही ट्रेनिंग थी। एक अवामी पार्टी है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्योरली अवामी पार्टी है, और एक सियासत, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का एक यही हुस्न है कि जी आप अपने कितना कनेक्शन में रहते हैं अपने लोगों के साथ। आपसे ड्राइंग रूम्स में बैठ के, आपसे स्टेज पे जाके बात करना, टीवी पे स्टेटमेंट्स देना, लंदन में जाके बैठना, चाहे इलाज के बहाने, चाहे किसी और बहाने, लेकिन अवाम के बीच में असल में पॉलिटिक्स आपको पाकिस्तान में ही करनी है। अगर आपको कोई प्राइम मिनिस्टर किसी के बनने के ख्वाब है, उनको भी पाकिस्तान ही आना पड़ेगा, चाहे कितना लंबा इलाज चले। बनना यही का है, लंदन का प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बन सकता, US का नहीं बन सकता। तो वो ट्रेनिंग नज़र आती थी, वो एटीट्यूड नज़र आता था कि जी अपने लोगों के दरमियान रहना है। और बीबी की मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे मतलब बहुत अरसा नहीं हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए, लेकिन यकीनन बचपन से जिस तरह की चीज़ें हम देखते आए, हम प्रैक्टिस करते आए, हमने तमाम अदवार देखे, तमाम पॉलिटिक्स देखी, डिफरेंट लीडर्स देखे। इस तरह का लीडर, इतना लीडर कि पता है कि पास्ट में भी शहादतें हैं घर में, कि भाइयों की शहादतें, वालिद साहब की शहादतें। पाकिस्तान का सियाह तरीन दौर अगर कहा जाए तो वो ज़िया उल हक का दौर कहा जाता है। उस दौर में जिस तरह पीपल्स पार्टी को दबाया गया, एक वक्त ऐसा भी आया कि कहा गया कि जी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन जब बीबी आई हैं, दोबारा से कंटेस्ट किया इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने किस तरह विन किया वो भी सबके सामने। मतलब आप जबरन नहीं कर सकते कि किसी को आपने दबा दिया अगर आपके पास अवामी मैंडेट है। अच्छा, एक माँ, एक बहन, फिर एक वाइफ, तमाम ही जो उनसे मुंसलिक रिश्ते थे सभी उन्होंने निभाए। क्या रोल मॉडल हम इसको तस्वुर करें खवातीन के लिए कि आज उसको देखकर खवातीन जद्दोजहद कर सकती हैं? नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी अगर आप देखें कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बेनज़ीर साहिबा के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो यकीनन उस शख्सियत में इतनी करिस्मेटिक उनकी पर्सनैलिटी थी। उसमें मैं बता रही हूँ ना, आप उनके तमाम चीज़ों को देख लें, एज अ डॉटर उनकी आप वो देख लें कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जेल में जिस तरह उनकी मुलाकातें हैं, अगर वो इंटरव्यूज़ आप पढ़ें तो मतलब बड़े दिल हिला देने वाली उनकी चीज़ें हैं। फिर जिस तरह वो जो है 86 में जब पाकिस्तान आई तो उन्होंने लाहौर में जो है उनकी लैंडिंग हुई, लेकिन जब ये 2007 में आई तो कराची में उनकी लैंडिंग हुई। वो क्या वजूहात थी, उससे पहले कि क्या क्या उनके मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी अपने लीडर्स के साथ जो उनके मैं इसको कंटिन्यू करेंगे। मलिक मुनव्वर साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। मलिक साहब, नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी, आप क्या कहेंगे? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई तब आप मतलब आप वहाँ मौजूद थे, आपने वो तमाम चीज़ें कवर की, देखी, अवाम का हुजूम भी, क्या मनाजर थे, क्या मामला थे, क्या सोच थी? फैमिलीज भी आई हुई थी, मतलब उनका ताल्लुक नहीं था पीपल्स पार्टी से, लेकिन बेनज़ीर साहिबा को देखना है। साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, आपके चैनल के इंतज़ामिया का भी, कि आपने हमें इतने बड़े प्रोग्राम में मुद्दऊ किया। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इतनी बड़ी शख्सियत पर गुफ्तगू करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारा इतना कद काठ नहीं है कि हम ऐसी शख्सियत के ऊपर बैठकर कोई अपने कमेंट्स कर सकें। मगर जो कुछ देखा है अपनी आँखों से तो हम उसको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, खराज अकीदत पेश किया जा सकता है। एक वो जुमला बड़ा कहा जाता था कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या बात। मैं समझता हूँ साजिद भाई कि ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड ही ऐसी ही शख्सियात के लिए होते हैं बेनजीर, कि आप किस किस बात को याद करेंगे और किस किस बात पे आप डिबेट करेंगे। आपकी तमाम डिबेटें, तमाम हदें इस शख्सियत के सामने बेमानी रहती हैं। मतलब जितने हम खूबसूरत अल्फाजों से मैं थोड़ा सा दोस्तों की गुफ्तगू से इत्तेफाक तो करता हूँ, मगर थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ राय भी है। जरूर जरूर। क्या देखें, वो कोई ट्रेंड याफ्ता नहीं थी, उसको तरबियत वालिद की गोद से नहीं मिली। एक हमारे लफ्जों में कहा जाता है जन्म घुट्टी, जो ब्लड रिलेशन होता, उसके खून में ये सारी चीजें थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद होना था, ये तय था, ये तय था, उसका कसूर था।
कि वो भुट्टो खानदान में पैदा हुई थी, वो जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी। उसका कसूर था कि वो पाकिस्तान की बात करती थी। उसका ये कसूर था कि वो पाकिस्तान के मजदूर, हारी, किसान, गरीब, मुस्बत तबके की बात करती थी। लेकिन अगर उसके कसूर में, आप सॉरी फॉर इंटरप्ट, अगर आपने कहा उसका कसूर था कि वो भुट्टो की बेटी थी, तो इस भुट्टो ने तो आईने पाकिस्तान दिया, इस भुट्टो ने तो बहुत कुछ दिया इस मुल्क को सर। जी साजिद भाई, तो आपने देखा नहीं, अगर उन्होंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत की तरफ ले जाना चाहा, इस मुल्क को ऐन दिया, इस मुल्क को कादियानी को काफिर करार दिया, काफिर करार दिलवाया, तो यही तो सजा उन्होंने भी भुगती, तख्तादार पे लटकाए गए। उस भुट्टो से लेकर आज तक वाले भुट्टो तक अच्छा, दो कुफ्ते आज टकरा रही हैं, आज भी टकरा रही हैं, आज भी प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो। आज भी वो लड़ाई इन गली तो कूचों पर लड़ी जा रही है। सॉरी, आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी नजरिए, उसी सोच पर अमल पैरा है, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल उसी नजरिए। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने अपना इस शहादत के दौरान अधूरा मिशन छोड़ के गई, उसी का ये अहद है, वही अज़म है, वही क़यादत है, उसी सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मगर आज भी आप देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो अगर वो प्रो जरदारी होता तो उसको बड़ा आसानी से रास्ता मिल जाता, चूंकि उनकी वालदा बेनजीर भुट्टो है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है, इसी वजह से वो बहुत सारी कुव्वतों की आंखों में खटकता है। चले, मैं आपको इससे कंटिन्यू करता हूं। मोहतरमा शैला रज़ा ने में ज्वाइन किया है, बीबी खुशामदीद कहेंगे आप, मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स की, सुन सकती हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। टेक्निकल टीम काइंडली ऑडियो बढ़ाइएगा। शैला रज़ा साहिबा, फिक्रे बेनजीर, उनकी 14वीं बरसी मनाई जा रही है बेनजीर साहिबा की, आपने भी उनके साथ वक्त गुजारा, कैसे उनको याद कर रही हैं? अच्छा, एक जरा मैं थोड़ी तस्वीर कर दूं, मैं वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हूँ। जी जी जी। और मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि एक औरत की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह खवातीन के हकूक को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, हम किसी हद तक उसमें आगे आए हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हुए नजरिए को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी, उसमें खवातीन को इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली एम्पावर्ड देखना चाहती थी। आज सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यूरोपीय यूनियन के साथ, वो पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, और जिसमें इस साल के खत्म तक मजीद 8 डिस्ट्रिक्ट जो है शामिल हो जाएंगे। 12 डिस्ट्रिक्ट में अब तक 14 लाख खवातीन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होकर इकोनॉमिक सपोर्ट एजेंट अपने घर की बनी हुई है, और वो अब सोशलाइज भी कर रही हैं, और इंशाल्लाह उनमें इतना शऊर है कि वो आगे पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगी, पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगी। दूसरी बात, हमने उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया, और हमने प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पास किया है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया है, जो किसी और सूबे ने नहीं किया। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। शैला रज़ा साहिबा, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट वुमेन बैंक से लेके लेडी हेल्थ वर्कर, बेनजीर साहिबा के प्रोजेक्ट थे। यहाँ पे मलिक मुनव्वर साहब सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनका ये कहना है कि ये भुट्टो की बेटी थी, ये उसका कसूर था, जब भी वो ये सियासी जिद्दोजहद और जमहूरियत की जिद्दोजहद करते करते शहीद हो गई, तो भुट्टो साहब ने तो इस मुल्क को आइन दिया, तो ये कसूर तो ना हुआ? हेलो जी, आप सुन सकती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हम उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। सिंध में इस वक्त जितना काम जो है हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में 15 यूनिवर्सिटीज जो है वो 2 टेन्योर में बनाना, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे काम हुआ है, और जो लेजिस्लेशन की गई है जिसमें एग्री वुमेन, इंडक्शन ऑफ वुमेन इन द फैक्ट्रीज, और माँ और बच्चा का पैकेज, ये किसी और सूबे में आपको नजर नहीं आएगा। और इस वक्त जो हमारा बल्दियाती निजाम है वो जिस पर सब उंगलियां उठा रहे थे, पंजाब का बल्दियाती निजाम को लेकर लोगों को मुंह पे तमाचा लगा है, जहाँ पे फंडिंग, एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ये सब एसी के सुपुर्द है।
तो हम ये समझते हैं कि हमने मोहतरमा के मिशन को आगे बढ़ाया है। तो फ़ख़ार अली भुट्टो ने अगर मुल्क को आइन देकर अवाम के हुकूक की जमानत की थी और एटॉमिक पावर बना के हमारी सरहदों को मजबूत बनाया था, बीबी साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, तो हमने आसिफ अली जरदारी साहब के जमाने में सिंगापुर से गवादर लेके चाइना को दिया और एक लाइफ लाइन दी जो हजारों साल तक पाकिस्तान के लिए जितना उस पे काम होगा ये आगे बढ़ेगा। अफसोस से इसको डैमेज किया जा रहा है। हमने ईरान गैस लाइन का माहिदा किया है जिसको अफसोस खराब कर दिया गया और आज मुल्क में ये सूरत हाल है। हमारे जमाने में जो है वो अवाम को रोजगार दिया गया और 7 साल से हमारी हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं कि वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, उसके बावजूद भी सिंध में रोजगार। ठीक है, लास्ट में शैला रजा साहबा, वो जो सोच है, जिस सोच ने बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद किया, तो वो जो सोच है जो भुट्टो से टकराती है, उस सोच का कलाकमा कैसे करेंगे आप? देखिए, हमारा लीडर है और हम लोग हैं जो कि बहुत संजीदगी से ना सिर्फ एक्सट्रीमिज्म बल्कि एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। और हमें जो है 2013 के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला और ये कहा गया कि इन दहशतगर्दों से, जिनसे 1000 दफा मुज़ाकरात हो चुके थे, हम मुज़ाकरात करेंगे और हमें धमकी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जलसे नहीं कर सकते। हमने यही सोच के कि एक सोच हमारे खिलाफ पैदा की जा रही है, हमने इनको रास्ता दिया, लेकिन फिर सबने APS भी देखा और सब कुछ देखा और आज भी हम ये कह रहे हैं कि ये जो दोस्तियों के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं उन लोगों से जो हमारी वैक्सीनेटर्स को नहीं छोड़ रहे, जो जंगबंदी का ऐलान करके सिपाहियों को नहीं छोड़ रहे, आप कैसे उनसे दोस्ती की बात कर लेते हैं? ये जंग हमारी जारी रहेगी जब तक एक भी जो है पीपल्स पार्टी का वर्कर है वो एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो कंडेम करता रहेगा और एक्सट्रीमिज्म। क्या लास्ट में बताइए, क्या सिर्फ कंडेम या कि आप अगर हुकूमत कोई इस तरह खुफिया मुआहदे कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर स्टेक होल्डर हुकूमत का रास्ता रोके, आप सड़कें भी ब्लॉक? नहीं चाहिए था बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद कि सिर्फ कंडेम, ये पूछना नहीं चाहिए था 2013 के इलेक्शन के बाद जिसमें हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी कि सिर्फ कंडेम, क्योंकि हमने उनके आगे सर नहीं झुकाया, हम उन्हें गलत कहते रहे और अभी भी हम ये कहते हैं कि आपने हमारे साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, तो उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल क्यों नहीं होता? ठीक है। मैंने अभी भी जो है वो KP के कुछ पोस्टर देखे जिसमें बहुत ही मान्य किस्म के पोस्टर थे, जिसमें तकरीबन बाजवा साहब से लेकर तो TLP से लेकर तो पता नहीं किस किस की मदद मांग के अपने आप के पोस्टर बनाए गए थे। और सिवाय पीपल्स पार्टी के नून लीग और PTI में दोनों में जो है कलदम जमातों के लोग हैं, चाहे वो स्पेशल गवर्नमेंट की सतह पे हो या असेंबली पे हो, इनका जो है बहुत वाज़ेह उनकी तरफ है और कैबिनेट सत्तर की बातचीत तो जो है उससे अल्लाह ही ताला बचाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा शैला रजा, मिनिस्टर विमेन एम्पावरमेंट, आपने पीपल्स पार्टी का और बेनजीर साहिबा की सोच और फिक्र पे बात की, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आप कुछ कह रहे थे, उसको अब मैं चाहूंगा कंटिन्यू करो। और मोहतरमा ने एक और पॉइंट भी रेज किया कि आज PTI और PMLN में भी कलदम तंजीमों के लोगों की कोई है इन्वॉल्वमेंट, ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं, इसलिए भी बात कीजिए। साजिद भाई, अब ये कोई बात ढकी छुपी तो नहीं रह गई, ये तो सबके सामने अया हो चुके हैं। आपने नहीं देखा था जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे तो वो कहते थे कि भाई यहाँ नहीं मारो, थोड़ा आगे चले जाओ, आगे वाले सूबे वालों को मारो। एक बात आ गई। तो अभी जो इमरान खान साहब की जो तब्दीली सरकार है वो क्या कर रही है? वो उनके गोदों में जाके बैठी हुई है, बल्कि वो उनमें शामिल नहीं है। कौन लोग हैं, क्या कर रही है गवर्नमेंट? आज भी उन कुत्तों को जिस तरीके से दबोचना चाहिए था या उनके खिलाफ एक्शन चाहिए लेना चाहिए था, जो उन्होंने बात की, जो मुआहदा चार्टर तैयार किए, उस पर तो काम नहीं हुआ। तो ब्रेक लगाइए तो किसने लगाई? जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त तो ये सारी चीजें चलती रही। आज क्यों नहीं हो रही? आज बात वही है कि
सीज फायर हो चुका है, मगर सरहदों पे आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं, इनको पता नहीं है? इस वक्त सब कुछ पता है, और इन लोगों में उनके तो बहुत ज्यादा गहरे मरासम हैं। मैं बीइंग एक जर्नलिस्ट खुलकर बात कर रहा हूं। यही तो मैं बता रहा हूं कि यही तो वजह है पीपल्स पार्टी की क़यादत में और उन लोगों में। पीपल्स पार्टी हमेशा निचली सतह से निकलकर बात करती है, और कुछ हमारे दोस्त जो है वो ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी सियासत चला रहे होते हैं। तो ये फर्क तो यही है। अगर पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जाता है, या पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार पे जाती है तो अवाम के जोर बाजू पे जाती है, अवाम के वोट से जाती है, मजबूरन उसे रास्ता दे दिया जाता है। रास्ता लेती नहीं, रास्ता छीनती है, वो अवाम के हकूक के लिए लड़ती है। तो यही वजह है। आप सिर्फ आज बेनजीर भुट्टो शहीद की एक शहादत पे बात ना करें। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो भी शहीद है, मीर मुर्जा भुट्टो भी शहीद है, शाहनवाज भुट्टो साहब का भी जनाजा आया यहाँ पे। वो गड़ी खुदाबश जो एक सनसान इलाका हो, उसको तो शहर खमोशा का एक सिंबल बना के दे दिया कि ये लो। तुम आवाम की बात करते थे ना, तुम कहते थे ना हारी किसान मजदूर, तो ये वो चीज है। इतनी बड़ी कुर्बानी कैद आजम के बाद, उस खानदान के बाद अगर किसी ने दी है तो वो सिर्फ भुट्टो खानदान है। चलें, मुझे इसी ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आप कहीं नहीं जाइएगा, फिक्र बेनजीर ऐसे ही जारी रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। स्पेशल ट्रांसमिशन बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सियासी ज़िंदगी और जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की जमहूरियत की बका के लिए, और आम आवाम मजदूर और जो हारी तबका था, जो ग्रास रूट के नीचे के जो लोग थे, उनकी बात करते हुए हमें नज़र आती थी। और भुट्टो साहब से लेके बहुत सारे लीडर पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली की बात की, लेकिन बदकिस्मती से वो शहीद हो गए। कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि जो ऐसे लीडरों को शहीद करती हैं या उनका रास्ता रोकती हैं? मदर अब्बास साहब, हारियों और किसानों की बात करते हुए मलिक साहब ने कहा वो किसको हजम नहीं है? कौन नहीं चाहेगा कि इस मुल्क में तरक्की हो? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखें, ये शहजादा साहब आपके साथ ही वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं ये, और हम क्योंकि असेंबली में होते हैं, हमारे सामने जो है बिल पास भी होते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, बहुत से मामला होते हैं हमारे सामने हो रहे होते हैं। नो डाउट कि मैं बड़ा तनकीद करता हूँ पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि मेरी बुनियाद तो वहीं से है, लेकिन मैं तनकीद करता हूँ। बीइंग जर्नलिस्ट मुझे करनी चाहिए, किसी की भी होनी चाहिए, अच्छा ही बतानी चाहिए। देखिए, जितने लेजिस्लेशन सिंध गवर्नमेंट के अंदर हुई है पिछले ये 4-5 साल से, तो उतनी लेजिस्लेशन किसी सूबे के अंदर नहीं हुई। खास तौर पर जैसे, क्योंकि मोहतरमा का नाम ले रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खातून थी, तो उनकी जो वजारत चला रही है या पीपल्स पार्टी चला रही है, मुराद अली शाह साहब उनके वज़ीर आला हैं, हाउस के लीडर हैं। जितनी लेजिस्लेशन ख्वातीन पे यहाँ हुई है किसी सूबे में नहीं हुई। उनकी एम्पावरमेंट के लिए उनके लिए चीजें बनाई जा रही हैं, सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसी तरह ही अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा तबका है जो आपका हारी किसान की शक्ल में। आप बेनज़ीर साहबा जैसी शख्सियात को कौन लोग शहीद करते हैं? मेरा ये सवाल था। आपका तजिया क्या कहता है? आपने कई एतवार देखे हैं ना मुल्क की सियासत के, किसने शहीद किया बेनज़ीर साहबा को? देखें, जो आज बड़ी अच्छी बात की मुनव्वर साहब ने, मैं ये बताता चलूं कि हम आज उन्हीं लोगों से हाथ मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे हाथ काटे, जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया। मैं आपको लेटेस्ट सूरत बताऊं कि क्या है वो, टीटीपी जो है, टीटीपी से खुफिया इस गवर्नमेंट मौजूदा हुकूमत या जो पसे पर्दा इदारे हैं वो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप हिस्ट्री देखेंगे, 60-70 हजार बंदा हमारा है, जिसमें हमारे फौजी जवान हैं, हमारे पुलिस वाले हैं। आपका कहना है मतलब टीटीपी ने शहीद किया? बिल्कुल किया। ये वही कुव्वतें हैं। उसमें देखिए बहुत सी चीजें हम अगर एनालिसिस करें तो सिक्योरिटी का भी मसला आता है, लेकिन टारगेट सॉफ्ट टारगेट थी, अवाम की लीडर थी, अवाम के अंदर गई, उनको टारगेट करना इजी लगा उनको। तो ये चीजें अब देखें कि अभी रिसेंटली हमने बड़ा शोर किया कि अफगानिस्तान हमारा बन गया है और हमारा एक्सेस हो गया है। आज क्या है, आप 4 दिन पहले 5 दिन पहले देखें कि उन्होंने बाढ़ उखाड़ के फेंक दी उन्होंने, और उन्होंने पाकिस्तान के वही तालिबान
वही तालिबान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं। और मैं आपको आज लिख के दे दूं, ये तालिबान जो हुकूमत है ये 3 से 4 साल में, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, साल के अंदर ये इंडिया की गोद में बैठे होंगे। ये हमारे नहीं है, हम अपने बच्चों को मरवाएं, हमारे फौजियों को मरे, हमारे पुलिस वाले मरे, बेनजीर भुट्टो जैसी खातून की शहादत हो गई। चले मैं आप सीनियर पॉलिटिशियन मोहतरमा नाहिद खान हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे बीबी शो में। थैंक यू जी। फिक्रे बेनजीर, आज डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है बेनजीर साहिबा की। आपने उनके साथ करीबी वक्त गुजारा और आप जितना जानती थी बेनजीर साहिबा को, मैं नहीं समझता कि कोई और जानता होगा। बताएंगी बेनजीर साहिबा को किसने शहीद किया मोहतरमा? ये तो मैं कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकती कि मैं बताऊं कि किसने बीबी को शहीद किया। यकीनन वो फोर्सेस जो पाकिस्तान की अवाम की दुश्मन थी, जो पाकिस्तान की जमहूरियत की दुश्मन थी, जो पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली नहीं चाहती थी, जो चारों सूबों में एक तसलसल नहीं चाहती थी, वो फोर्सेस होंगी जिन्होंने बीबी को शहीद किया। ये तो इन्वेस्टिगेशन कोई प्रॉपर आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला ना किसी इन्वेस्टिगेशन का। यूनाइटेड नेशन ने किया, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी यानी 0.0 पे आज भी हम खड़े हैं। तो आप इल्जाम तो इस तरह किसी पे नहीं दे सकते ना कि मैं एक पे इल्जाम दे दूं और बाकी सब लोगों को मैं एग्जनरेट कर दूं कि मुझे क्या पता। तो फिर बीबी, तो फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्यों साइड लाइन हो गई? आप तो मेरा यकीनन बीबी की इन्वेस्टिगेशन पे बहुत सारे मेरे इतराजात थे कि बीबी की इन्वेस्टिगेशन एक इंटरनेशनल लीडर की, वो एक नेशनल पाकिस्तान की 2 दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जिस तरीके से ये कह के कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज कह के बीबी की इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल यानी साइड पे कर दिया जाता था। गवर्नमेंट 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, आप प्राइम मिनिस्टर आपके थे, प्रेसिडेंट आपके बैठे हुए थे, चारों सूबों में आपकी हुकूमत थी, तो आपको इन्वेस्टिगेशन सीरियसली करवानी चाहिए थी ना, जबकि सारी रिसोर्सेज आपके पास थे, हर चीज तक आपकी एक्सेस थी। आप तो क्यों बीबी, मैं चाहूंगा ठीक है बीबी, मैं चाहूंगा आप चंद सेकंड आप हमारे साथ मिनट कॉल पे रहे। मैं तहसीन आबदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है, उनसे पूछ लेता हूं बीबी क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करवाई आपने, जब आप इस मुल्क के हुक्मरान थे और आप ही की साबिक वजीर आजम और इतनी बड़ी लीडर शहीद हो गई, लेकिन आज तक कुछ ना पता चल सका। वफाक में जब आप थे तो आपने क्या किया? देखिए साजिद, हमें रियलिटी बेस्ड बातें करनी चाहिए। हमने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की। जब जरदारी साहब जो थे वो गवर्नमेंट में आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी करवाई गई और बहुत सारे लोगों के नाम भी सामने आए। सर ने भी बात की कि किस पे था ज्यादा, हमें कि मतलब सबको ही पता है इट्स नॉट कौन आप बताएं, कौन लोग इन्वॉल्व थे। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जनरल मुशर्रफ का भी साबिक सदर का आपने नाम लिया था, बिलावल भुट्टो साहब ने। देखिए डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट थे। किन लोगों ने थ्रेट किया था बीबी को, कौन उस वक्त रूलिंग था, मतलब कौन रूल कर रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी, सिक्योरिटी लैब्स कहाँ से हुआ। अगर आप मना कर रहे थे बीबी को आने से, तो जब वो आ गई थी तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बीइंग आप रूल कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, हुक्मरान की जिम्मेदारी थी। तो तमाम लोग इसमें आ जाते हैं। बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क था जो इसमें इन्वॉल्व था। जाहिर सी बात है जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज थी जो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या कोई दबाव था कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं या आप कातिलों तक ना पहुंचे? आप लोगों ने करवाई भी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं सामने आया। हमने नाम भी लिए लोगों के, जहां जो हमें खदशात थे कि कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं बीबी की शहादत में। हमने पहले भी बता दिया था कि जी हमें कहां से थ्रेट्स आई हुई हैं। वही अगेन के सिक्योरिटी लैब्स बहुत ज्यादा था, सीरियस नहीं ली गया बातों को पे। जब हमारी गवर्नमेंट आई हमने तब भी देखिए, हमारे जब आप गवर्नमेंट में आते हैं ऐसा नहीं होता कि ऑल इन ऑल आप ही, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मुख्तदर इदारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको रोक रहे होते हैं कुछ चीजों के। नाहिद खान आप लाइन पर मौजूद है, आपने तहसीन आबदी साहब का जवाब सुना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, क्या आप? मुझे कोई समझ नहीं आ रही उधर कौन है आपके साथ लाइन पे, आप किससे बात कर रहे हैं और ना मैं उनकी बात सुन सकती हूँ क्योंकि अच्छा मैं ठीक है, मैं बता देता हूँ, आपने इंपॉर्टेंट टाइम दिया, शुक्रिया। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने कोशिश की, हमने दिलो जान से कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से हमारा टेन्योर पूरा हो गया। ये 5 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है। मैं ये नहीं कहती कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से कोशिश करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी टू से उस तरीके से उसकी एफर्ट नहीं की गई। वरना ये नहीं हो सकता 5 साल में कोई तो क्यों मिलता ना, कुछ तो पता चलता ना कि बीवी को क्यों मारा गया, किसने मारा है, क्यों मारा है।
मतलब किसके साथ बीवी की तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, बीवी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। पाकिस्तान के अवाम की बात करती थी, पाकिस्तान के लिए काम करती थी, पाकिस्तान की एक शहरी थी, पाकिस्तान के अपने मुल्क से प्यार करती थी, अपनी जान हथेली से रखकर वो अपने मुल्क में आई है और उनको शहीद कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के ऊपर सबके ऊपर कर्ज है। मियां साहब आए, उन्होंने कहा मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी इमरान खान साहब 5 साल हो गए, वो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही है, कोई वो मामूली कोई आम हर सिटीजन जो भी मुल्क के अंदर रहता हो, शहरी रहता हो, उसकी स्टेट की जिम्मेदारी है उसकी प्रोटेक्शन। तो वो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी 2 दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही है, तो उनकी तो स्टेट की जिम्मेदारी है उनकी इन्वेस्टिगेशन को करना। आगे आगे आपको नजर आ रहा है या ये वाकई ये जो कत्ल है, ये जो बेनजीर साहिबा को जो शहीद किया गया, मतलब ये भी एक पहेली बन जाएगा और कोई कातिल पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जनरल मुशर्रफ को कातिल कहा था, या गड़ी खुदा बख्श के जलसे में कहा था कि आप कातिल है मेरी मां के। जो भी कातिल है, जो भी है, जिसका भी नाम लेते हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट में जाए ना, क्यों नहीं जा रही, जाना चाहिए कोर्ट में। बीबी का सच्चे तारीख कभी माफ नहीं करेगी हम लोगों को ना, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे कहा था कि वो पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, वो स्टेट की जिम्मेदारी है उनकी इन्वेस्टिगेशन को करना। जिससे हम लियाकत अली खान साहब के कत्ल को कहते हैं, स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ बेनजीर भुट्टो साहब के कत्ल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेट की जिम्मेदारी है करना, चाहे कोई भी हुकूमत आए, इसकी कभी भी मांग नहीं करेगी ना हुकूमत को, जो भी चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे मियां साहब की हो, चाहे इमरान खान साहब की हो, कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का फोन इस तरह रायदान फैला जाए। अच्छा, लास्ट में मुझे बताइएगा, बीबी साहिबा जब अपनी गाड़ी से सनरूफ में आई तो वो किसने इंस्ट्रक्शन दी थी? कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि घर का ही बेदी है? देखिए जी, कोई मतलब ये मखलूजे लोग नाते रहते हैं। बीबी अपनी मर्जी से, लोगों ने गाड़ी को उनको चारों साइड से घेर लिया था, गाड़ी को मूव नहीं करने दे रहे थे, वो एक्साइटेड थी, जैसे से बहुत खुश थी, बहुत नॉर्मली लोगों ने उनको वेलकम किया था। तो उस एक्साइटमेंट में, लोगों के प्यार में, लोगों की मोहब्बत में, उनका जो कनेक्ट अपने वर्कर्स के साथ था, उनका कनेक्ट जो पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ था, जो मोहब्बत और प्यार में उनको देते थे, किसी को वो खड़ी हुई है और किसी को कहने पे या किसी ने उनको नहीं कहा। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी मलिक साहब, आप कुछ साजिद भाई, ये मफरूजे हैं। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहिबा को डिक्टेट करे कि आपने बाहर नहीं निकलना, या निकलना है, या आपने इधर जाना है, या ऐसे करना है, नामुमकिन सी बात है। बेनजीर जो शख्सियत थी, वो एक सोच थी, एक सुंबल थी, वो आवाम के अंदर इतनी घुल मिल जाती थी कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता था। मैं 18 अक्टूबर को रिपोर्टिंग कर रहा था, 25 साल से वैसे हम सहाफत में हैं, और पहले दिन से मैंने पीपल्स पार्टी की एज ए रिपोर्टर, पॉलिटिकल रिपोर्टर मेरी लीड रही है, रिपोर्टिंग की है आपने। और मैंने मोहतरमा जब तक तो जलावतन रही, मगर जब वो आ गई वतन, तो उस वक्त भी हम बड़ा करीब से बैठकर उनके साथ रहे भी हैं, चले भी हैं। बात यह है कि 18 अक्टूबर को इतना बड़ा ब्लास्ट किया, अल्लाह ने बीबी को उस दिन भी नई जिंदगी दी, मगर वो उस रात भी अवाम में थी। मर्दों के जो दिल थे वो तक दहल चुके थे, सही कह रहे हैं आप। जो साथ नहीं दे रही थी, सांसें साथ नहीं दे रही थी, मगर वो शख्सियत थी जो हॉस्पिटलों में भी जा रही थी, और बिलावल हाउस की भी बाहर सड़क पर आगे आवाम से बात करने के लिए खड़ी हो गई, और वो लोगों के घरों पे गई। फिर आपने देखा की बीबी ने थ्रेट थी, पिशावर गई, जगह जगह गई, उन्होंने कहा था कि ये सवात में पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, मैं लहराऊंगी, पीपल्स पार्टी लहराएगी, ये वही सजाएं थी। जी, आपने देखा 3 नवंबर को भी बीबी को डराया गया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, दुबई से जाती है फौरन वापस आती है। तहसीन आबदी साहबा, मतलब वो आखिरी की जो मोहतरमा के 2.5 महीने पाकिस्तान में उन्होंने गुजारे, मतलब उनका जलसा, ऐसा जलसा हमने माजी में ऐसे जलसे ना देखे। मतलब एक वो कहते हैं कंप्लीट लीडर बन के आना, फिर उनकी आंखों में आंसुओं का बहना, और फिर रास्ता रोका गया, रास्ते में ही उनको दिखा दिया गया ट्रेलर के आगे आपको मार देना है, आप यहीं से वापस हो जाएं। तो क्या किया हम लोगों ने, हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मोहतरमा नाहिद ने कहा बीबी हमें माफ नहीं करेंगी।
देखिए मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ़ करूँगी मैम नाहिद की बात से। यकीनन उनको बहुत दुख है, बहुत दुख पहुँचा भी था उनको, बहुत करीबी साथियों में से थी वो, लेकिन उन्होंने जो कहा कि बेनज़ीर साहिबा की कोई दुश्मन नहीं था, मुझे इससे इख्तिलाफ़ है। कौन था जो उनका दुश्मन नहीं था? जब आप हक़ पे मौला अली अलैहिस्सलाम की सेइंग है कि हक़ पे चलने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इंसान तन्हा रह जाता है। आपके हर तरफ से आपको कितने अटैक्स हुए, वो जितनी नीडर थी, जिस तरह खुल के बात करती थी, मतलब वो मसलिहत पसंद नहीं थी कि जी वो टाइम देख के बात कर रही है कि आज करनी है, आज ये बात नहीं करनी है। जो प्योरली आवाम के लिए बात है, जो प्योरली पाकिस्तान की सालमियत के लिए बात है, वो वही बातें करती थी। तो मुझे इस बात से वो है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था, दुश्मन बहुत थे, उन्हें दुश्मन का ही पता था। आपको पता है बीबी जब 86 में पाकिस्तान आई थी, जब बीबी ने अपनी कोई विल तैयार नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा बीबी अपनी विल तैयार करके आई थी। उनको पता था, उनको ऐसी इंट्यूशंस थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, हो सकता है। जैसे कि सर ने बात की कि अपने कारकुनों से मिलना, जब वो अटैक हुआ उन पे, आप यकीन करें मैं क्योंकि आर्टिकल्स भी लिखती हूँ तो मैं थोड़ी रिसर्च कर रही थी, तो मुझे वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कुछ अपने लीडर से भी पता चली बात करके, जो कि अखबारात में या गूगल पे नहीं थी, कि बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ बीबी को देखने उनकी मोहब्बत में आए थे, और वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत अहम हिस्सा है वो लोग। मतलब सिर्फ उनको एक झलक देखने के लिए आने वाले पे जिस तरह की चीज़ें उनके साथ उन्होंने विटनेस की कि वो पार्ट ही बन गए पीपल्स पार्टी का, इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी। दूसरा आपने जो बात की, सॉरी मैं आपको सवाल, ये जो मैंने बात की कि वो जो बेनज़ीर साहिबा की जो कदावर शख्सियात थी, सब कुछ पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा था, फिर भी बेनज़ीर साहिबा पे इतने बड़े अटैक होते हैं, 400-500 लोग जख्मी कर दिए, 200 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए गए। अभी तो लैंड किया है, अभी तो बाकी था उनका सफ़र। तो यहाँ पे क्या आपकी क़यादत नहीं सोच चुकी थी कि बीबी को शायद इस बार ये दुश्मन नहीं रहने देंगे, आप उनको सेफ साइड देते? देखिए बीबी को खुद बहुत सारी चीज़ें पता थी, जो कि मैंने अभी बताया, उन्हें खुद पता थी, वो डरने वाली नहीं थी। इसी तरह अगर आप चेयरमैन साहब का, हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एटीट्यूड देखें तो उसमें डर कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह के हालात रहे, जैसे शैला पापा ने भी बात की कि जी हमें जो है वो खुला ग्राउंड नहीं दिया गया, इलेक्शंस में भी कुछ लोगों को दिया गया, जैसे खान साहब के लिए तालिबान खान इनको कहा जाता था, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, जो जितनी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी इनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, इन पे कोई अटैक नहीं हुआ। ANP पे भी अटैक हुए, PMLN पे भी हुए, हम पे अटैक्स हुए, जी एग्जैक्टली, कितने लोग शहीद हुए, एग्जैक्टली उन पे कोई अटैक नहीं हुआ। मतलब इस वक्त बदकिस्मती से ऐसे इंसान के हाथ में इस मुल्क को दे दिया गया कि जो हज़ारा 100 जनाजे लेके बैठे, उनको कहता है ब्लैकमेलर्स हैं, जो हमारे बच्चों को मार दें आर्मी पब्लिक स्कूल में, जो हमारे अफवाज के गले काट दें, जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मार दिए, उनको कहता है हमारे भाई हैं, इनसे बात करनी चाहिए। मतलब ये कौन सा एटीट्यूड है, ये किस तरह का एटीट्यूड है कि जो दुश्मन है। सर ने बहुत अच्छी बात की कि अफगानिस्तान का अगर आप रियलिटीज देखें कि अफगानिस्तान का जितना इंडिया में उनका इंटरेस्ट है, जितना इंडिया के जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काम कर रही हैं, वो डेफिनेटली, मतलब किसी मुल्क दुनिया में आपने कहीं सुना कि जी किसी मुल्क में जो है वो बड़ा अनरेस्ट होता है, तो लोग अगर आते हैं, IDPs आते हैं, तो वो रेफ्यूजीज बन के आते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, उनको भेज दिया जाता है। यहाँ तो जी शनाख्ती कार्ड बना दिए गए, जाने वापस जाने। हमारा मुल्क तो पहले इतना क्राइसिस है, हमारी मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनाता हूँ, और वो लोग भी ज़िंदा हैं, सलामत हैं, मौजूद हैं कराची के अंदर। जिस दिन बीबी को शहीद किया गया तो मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा था, और मुझे एक मीटिंग में जाना था। वहाँ से उठ के फिर मुझे फेडरल सेक्रेटरी आए थे, उनसे मेरी मीटिंग थी। तो मैं जब उनके ऑफिस में पहुँचा तो वहाँ से हमने दूसरी गाड़ी में बैठना था, तो हम चाय पी रहे थे, उन्होंने कुछ चेक वेक साइन करनी थी, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, खुदा गवाह है मेरा, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इस्लामाबाद में 10 साल रहे हैं, आप पार्लियामेंट हाउस में रहे हैं, तो आप बताओ तजर्बा आपका कैसा है। तो मैं ऑनेस्ट टू गॉड आपको बता रहा हूँ, सैयदज़ादा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, कि मैंने इनको सोचा, मैंने कहा जी देखें, आज बेनज़ीर भुट्टो साहबा जहाँ स्पीच कर रही हैं, उनने पूरा सिंध का टूर कर लिया, बलूचिस्तान का कर लिया, KP का कर लिया। आज जहाँ लियाकत बाग में स्पीच कर रही हैं, ये वो जगह है जहाँ लियाकत अली खान को मारा गया, ठीक है। और आज अगर मेरे कुछ खानदान की तरफ से है कि मुझे होता है, आता है, मुझे आता है, मैंने कहा जी आज अगर बीबी ने अगर ये दरसा, पहले बात तो कामयाब होगा, अगर आज यहाँ से सही सलामत निकल गई तो बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होंगी। ये अल्फाज मैंने 12 से 12:30 के दरमियान दिन में कहे। अब हम निकले, मीटिंग में गए, जब मीटिंग से वापस आए तो हमारी रात को शेड्यूल मीटिंग थी, उसको कंटिन्यू करना था। जब मैं गुलशन पहुंचा हूं तो मुझे इस्लामाबाद से मेरे रिपोर्टर साथी दोस्त हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ लाइन अप था, उसने सिर्फ इतना कहा मजहर शी इज नो मोर। और फिर मैंने अपने दोस्त को कहा जितनी तेज गाड़ी चला सकते हो चलाओ,
हम सोराबगढ़ को हमने क्रॉस भी नहीं किया था, पूरे कराची में आग लग चुकी थी। ये मेरा पर्सनल वो था कि मुझे शक हो रहा था कि आज बेनजीर भुट्टो को मार दिया जाएगा। तो हम थोड़ी सी, मैं आगे इसको लेके चलूं कि देखें, जब आपको इतने थ्रेड होते हैं ना, इतने सारे थ्रेड्स होते हैं, तो पार्टी की जिम्मेदारी होती है। छोड़ दें आप मुशर्रफ को छोड़ दें। और मैं आज अंदर की बताऊं सूरत हाल, हम भी सारा दिन लोगों में होते हैं, मनोवर भाई को पता है कि उनको थ्रेड थी, उनको इंटेलिजेंस इदारों ने कहा था कि आप खत लिखा था, उन्होंने बताया था कि ये होने वाला है। आप थोड़ा सा कि वो बॉर्न लीडर थी, लेकिन ये लीडर का काम होता है वो गुस्सा है, ठीक है, क्योंकि वो कोई बनी बनाई लीडर नहीं थी। अब ये जो रहमान मलिक साहब जिंदा हैं, सलामत हैं, उनसे पूछा जाए और उनसे पूछा जाए कि सिक्योरिटी लैप्स कहां से हुआ है। मुल्तान से आपके सिंध के जाले वापस आए, किसने? आप समझ जाएं, हुकूमत वक्त ने किए? सर हुकूमत नहीं, पार्टी ने सर, पार्टी रहमान मलिक साहब ने वापस देखें जुल्फिकार मिर्जा साहब के पास सिक्योरिटी थी, रहमान मलिक के पास सिक्योरिटी थी। क्यों हमारे जाले, जब तक बेनजीर भुट्टो ने सारे टूर किए थे, उनके साथ, ये रिकॉर्ड पे पूछ लें उनसे आप, जाले उनके साथ जो क्या थे, उनका नाम रखा था बड़ा जबरदस्त, जाने जी, उसमें हमारे दोस्त भी थे, शहीद हुए हैं। तो वो मुल्तान से क्यों वापस किए गए? फैसल रज़ा, आप भी कराची डिवीजन के सदर थे, उनके लड़के भी वापस? जी, उनको वहां से मुल्तान से क्यों करनी नहीं, जरूरत नहीं तुम्हारे को सिक्योरिटी। आपको अंदर से तलाश करना है, लोग हैं कुछ आपके साथ इन्वॉल्व हैं, यस। और फिर तो उसकी बात यह है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की उसने, नाहिद खान साहब ने, आपकी इंक्वायरी तो हुई नहीं है सर। कौन सी इंक्वायरी हुई है? मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था, मुझे एक दिन बता दें, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, वो ये 18 अक्टूबर के जलसे के बाद कोर्ट में गए अपनी अम्मी के लिए, बताएं, रिकॉर्ड पे बात है, नहीं गए ना सर। आपको ढूंढना पड़ेगा। बेनजीर भुट्टो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी। अगर आप देखें, लियाकत अली खान सिर्फ मुस्लिम लीग के नहीं थे, देखिए पीपल्स पार्टी कोर्ट में कैसे जाए, पहले ही वो कहती है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल है, वो कैंगरू कोर्ट्स कहती है, मगर फिर भी वो अदालतों का एहतराम करते हैं, पेश होते आए हैं। अदालतों के फैसले आपके सामने नहीं पड़े हुए। नहीं, ठीक है, जब अगर अदालत में जाए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चली भी जाती है, तो आप समझते हैं ये इंसाफ मिल जाएगा। ये अदालतें फैसला दे देंगी। आज तक किसी कातिल का, लियाकत अली खान का कातिल मिले नहीं। देखे, वो ये इस टाइप के मर्डर होते हैं ना, ये बड़े इस तरह के होते हैं कि दुनिया के अंदर और भी मर्डर हुए हैं। अमेरिका के सदर का मर्डर आपके सामने है, ये जरा उसको ढूंढना जरा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी स्ट्रगल की जाती है। मतलब आपका स्ट्रगल की जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं लिया ना सर, रिकॉर्ड पे बात है, रिकॉर्ड पे आप ये कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिलता, ओके ना मिले, लेकिन आपका काम है आप इंसाफ के लिए भीख मांगे। बेनजीर भुट्टो का दौर हमने देखा है सर, वो यहाँ एक कोर्ट, यहाँ उसको हाजिरी होती थी, दूसरे दिन वो हाजिरी होती थी पिंडी के अंदर, बच्चों को लेकर घूमती थी। ये कौन सा जवाब है कि सर वो नहीं मिलता? चले तहसीन आती साहबा, लास्ट पे आप बताइए, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेगी बिलावल भुट्टो साहबा की वालदा और फिर शहीद भुट्टो की बेटी, फिर पाकिस्तान की 2 बार की वजीर आजम, इतनी बड़ी कदावर शख्सियत, और सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं है, मतलब वो लीडर, वो तो पूरे पाकिस्तान की लीडर थी, उसकी मतलब जो ऐसा कैसे हो सकता है साजिद कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेटे हैं उनके और भी माशाल्लाह से औलाद हैं, 2 बेटियां हैं उनकी, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटरेस्ट ना लिया जाए? मैं फिर अगेन कहूँगी कि डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हैं। आपको भी पता है, अभी सर ने भी बात की कि ये अदालतों में भी जाती थी कि हमारे यहाँ कहाँ पर करप्शन है, ये बात आपको भी पता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कहते हैं ना, लेते हुए फरिश्तों को भी पर जलते हैं, तो हम नाम नहीं ले सकते कुछ इदारों के, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो कत्ल हुआ, कि किस तरह मतलब बाद में चीज़ें आई सामने, लेकिन चीज़ें हम जाके हमने बात भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे ये बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जैसे सर कह रहे हैं कि हम कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सिक्योरिटी लैब्स हुआ था, काफ़ी चीज़ें सामने आई थी, हमने वो चीज़ें उठाई थी। परवेज मुशर्रफ साहब की बात की थी, क्योंकि उनसे ही कॉन्टैक्ट हुआ था कि जब वो आ रही थी, उन्होंने मना किया था, जब मना किया था उनको थ्रेट्स का पता था। तो देखिए, जो हमारे मुल्क में 35 से ज़्यादा जो है वो एजेंसीज काम कर रही है ना, तो रिपोर्ट्स तो आ जाती हैं आपके पास। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ हमेशा कि हादसा हो जाता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपको पता होता है कि टॉप लिस्ट में किसके नाम है, किसको असैसिनेट किया जा सकता है, तो क्यों नहीं रोकते? तो उन इदारों से ज़्यादा सवाल बनता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कि सर कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ऐसा कुछ था, मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें थी तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चले जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं और फिक्रे बेनज़ीर स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रहेगी, आप कहीं नहीं। खुशामदीद, स्पेशल
ट्रांसमिशन फिक्रे बेनज़ीर को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट या बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पार्टीज के लोग जिन्होंने बेनज़ीर साहिबा के साथ वक्त गुजारा या उनके साथ उन्होंने सियासत की, करीबी साथियों में रहे, उन पर भी हम बात कर रहे हैं। और आगे क्या होने जा रहा है, किन अनासिर ने उस जमहूरियत का रास्ता रोका और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी कदावर शख्सियात को शहीद कर दिया गया। पहले भी जब वो लैंड कर गई थी उसके बाद उनका रास्ता रोका गया, फिर आगे जाके 2.5 महीने में उन्होंने सियासी कैंपेन की, उसके बाद उनको शहीद किया गया। आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी नजरिए उसी सोच को आगे बढ़ा रही है या कि जिस तरह इससे पहले ब्रेक से पहले कुछ जर्नलिस्ट हजरात ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुद से अपने लोगों में से भी इन्वेस्टिगेशन करने का आगाज कर लेना चाहिए, क्योंकि बेनज़ीर साहिबा पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं, पूरे मुल्क की लीडर थी, आम आवाम की लीडर थी और उस महबूब कायद को छीन लिया गया। आज के दिन अदील एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप पीपल्स लॉयर फर्म के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। अदील साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। आप कैसे देख रहे हैं फिक्रे बेनज़ीर को और क्यों इस फिक्र इस सोच को खत्म किया जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बेनज़ीर साहिबा तक? वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज आपने इस प्रोग्राम में और इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में मुझे मदद किया। बात यह है कि जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को शहीद किया गया तो ये सिर्फ एक किसी फ़र्द वाहिद का कत्ल नहीं था, बल्कि इस कौम की मुस्तकबिल को जिन लोगों ने, क्योंकि उनके आप देख लें, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आप देख लें, जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और बुनियाद रखने के बाद जो एक अवाम के साथ उनका एक लगाव था, जो इस मुल्क की अवाम के लिए वो करना चाहते थे, आपने देखा कि उनको कायदे अवाम इसीलिए कहा जाता है कि वो अवाम के अंदर इतने मकबूल थे कि शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई भी आपको ऐसा लीडर है। मेरा सवाल ये था कि आपकी नजर में एक तो बेनज़ीर की फिक्र सोच वो क्या थी और वो रास्ता रोकने वाली कुव्वतें कौन है, कौन लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर साहिबा को शहीद किया? ये सिर्फ बेनज़ीर साहिबा को शहीद करने से नहीं, ये इस मुल्क के अंदर जो भी लोग, मैंने आपको कहा ना, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, बेसिकली वो अवाम में से थे। उन्होंने अवामी मसाइल इस मुल्क के इसको आगे ले जाने के लिए जो जिस तरह के एक विजन दिया इस मुल्क के गरीब को, मजदूर को, हारी को, किसान को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, फिर आपने देखा फिर उन्होंने उस जो खाके को उसको रंग भरने के लिए जो पाकिस्तान के लिए इकदामात किए, चाहे वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो, इस मुल्क में आप देखें कि एटम बम का असूल हो और बहुत सारे उनके बेशुमार आप चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें, सीनियर पॉलिटिशियन, मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें। मुझे ज्वाइन किया है आप सीनियर पॉलिटिशियन मुजाहिद बलोच साहब। बलोच साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। थैंक यू सर। सर मैं कैटेगरी के लिए पूछूंगा आपसे, आपने तो बेनज़ीर साहिबा के साथ सियासत की, करीब से आपने उनको देखा, आपने उनकी पर्सनल लाइफ से भी आप वाकिफ हैं। किसने शहीद किया सर, किसने जमहूरियत का रास्ता रोका और उस जमहूरियत की अलम बरदार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किसने शहीद किया? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया वो तो सबके सामने है कि उनको शहीद करने का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? तो नाम बता दें। उन्होंने उसको शहीद किया। किन सर ऐसा मुमकिन नहीं है। लेट सपोज अगर एक घर का बुजुर्ग चला जाता है तो बड़े बेटे के नाम सारी चीजें आ जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उस बेटे ने ही शहीद किया हो। बेनिफिशियरी को हम कैसे कह सकते हैं सर? नहीं, बेटा तो बेचारा बहुत ही मासूम था उस जमाने में जब शहीद हुए जब। तो आप तो मुजाहिद बलोच साहब किसने शहीद किया फिर? जिसका फायदा किसको पहुंचा इमीडिएट, जो एक ही रह गए थे, क्योंकि शरई तौर पर भी उनके खाविंद साबिक आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे थे सब कुछ। हाँ, तो आसिफ अली जरदारी साहब को सारा पता है, ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, उनको पता है या वो भी शामिल है? नहीं, वो लोग तो ये भी कहते हैं कि वो हो सकता है कि शामिल हो, क्योंकि इसके बाद हुकूमत आई, प्रेसिडेंट बने, 4 साल रहे, फिर बिलावल भुट्टो साहब आए गवर्नमेंट में, और आज तक उनके लिए कोई कमीशन क्यों नहीं बना? और एक कमीशन बनाया भी था इन्होंने, वो कमीशन को भी लिमिटेड रखा था कि भाई आपको इसके ऊपर सिर्फ इंक्वायरी करके देनी है, उसको फील्ड नहीं दी थी। तो ये तो एक कमीशन बिलावल भुट्टो साहब को बनाना चाहिए कि भाई इसका पूरा कमीशन बनाओ और बतावे कि
इसमें क्या क्या है। आप मुजाहिद बलूच साहब, आप कॉल पे रहें। जो आपने पॉइंट रेस किया है, मैं आदिल साहब से पूछ लेता हूँ। आप सर कानूनदान है, सीनियर हमारे साथ पॉलिटिशियन लाइन पर मौजूद है, वो भी सुनेंगे आपका तज्जिया। आप किन अनासर, आप पीपल्स पार्टी ने भी तो इन्वेस्टिगेट किया ना, किन अनासर ने शहीद किया? देखिए, इनके लिए बड़ा एहतराम है, ये खुद भी कानूनदान है और इनकी फैमिली का एक पार्टी के लिए, क्योंकि इनके वालिद साहब जो है वो बेसिकली उनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और बीबी के साथियों में से रहे। भाई मैं इनका वालिद की बात कर रहा हूँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी, मैंने कहा मुजाहिद साहब बात करें। जी, ये बड़ा इनका एहतराम है। बात कर रहा जी जी जी, बड़ा एहतराम है। जवाब सुने सर, बड़ा इनका एहतराम है। बात ये है कि हम ये कहते हैं कि उनको उन कुव्वतों ने कत्ल किया, उन ताकतों ने कत्ल किया जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को कत्ल करना चाहती हैं, जो इस मुल्क को आगे नहीं देखना चाहते थे, जो ये नहीं चाहते थे कि इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा हो जाए, इस मुल्क में तरक्की नहीं देखना चाह रहे थे, खुशहाली नहीं देखना चाह रहे थे। आलमी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक साजिशें थी, देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल हो, वो कोई, मैं नहीं समझता कि लोकल लोग बैठ के यहाँ पर प्लान में मान सकते हैं इस बात को कि यहाँ हमारे लोग कुछ, जैसे उस वक्त बहुत सारे लोगों ने आकर ये स्टेटमेंट दिया कि हम जो है उसके जो जिम्मेदार हैं, जैसे यहाँ की तंजीमें थी दहशतगर्द, मगर इस्तेमाल जरूर हुए लोग हमारे, लेकिन इतना जो है एक इंटरनेशनल लेवल की साजिश मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ पाकिस्तान से लोग जो उसमें शामिल हो सकते हैं। ये उन लोगों का कारनामा है जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को कत्ल करना चाहते थे। ये उनका ये कारनामा है। बलोच साहब बड़े बुजुर्ग सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी के बहुत जद्दोजहद में शामिल रहे, करीबी साथी हैं उनके। मेरा इनसे सिर्फ ये सवाल है कि मुजाहिद बलोच साहब, आप ये बताइए कि जब बीबी वतन वापस आ रही थी तो एक खत की बात की जाती है कि जो उन्होंने लिख कर वहां दिया था कि इन कुफ्तों से मुझे खतरा है, उन्होंने कुछ नाम भी उसमें कोड किए थे। तो आप क्या समझते हैं कि उनमें से जिसकी तरफ आपका इशारा है वो नाम भी शामिल था, और अगर था तो वो अब तक क्यों नहीं डिक्लेयर सामने हो सका? वो खत क्या बीबी ने जो लिखा था वो बीबी का नहीं था? अगर था तो जिस तरफ आपका इशारा है, मैं तो नहीं समझता कि उस खत में वो नाम था। चले मुजाहिद बलूच साहब। हाँ, नाम तो यकीनन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो असल खत है वो तो सामने आया नहीं है, और बीबी ने जिसका नाम दिया था उसका नाम भी ओपनली आज तक किसी ने गैर जिम्मेदाराना तौर पे किसी ने भी उसको बताया नहीं कि कौन था। लेकिन उसका इमीडिएट जो फायदा हुआ वो किसको हुआ, और बीबी साहिबा की जो आने वाली जो पॉलिटिक्स थी, जो आने वाले जो वजीर आजम बनने वाली थी, बनने वाली थी, क्या बनी, यानी 100% वही प्राइम मिनिस्टर बनती। तो बीबी ने अपने लिए एक लाइन खींची थी कि इस लाइन के अंदर, फैमिली के अंदर भी एक लाइन खींची थी कि मेरी हुकूमत के अंदर अब ये साहब मेरे पास होंगे और ये साहब अमेरिका में जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस तो यही बात का है कि जो हमारे अकील साहब ने, ये भी बहुत ही पुराने मंजे हुए सियासतदान है, उनके सामने तो मेरा कोई क्लास नहीं है, लेकिन मैं भुट्टो फैमिली के, नुसरत भुट्टो साहबा के और अपनी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जितना मैं करीब रहा हूँ, इसका तो ये मैं उनके बराबर तो नहीं कह रहा कि हमारी नाहिद खान और सेनेटर साहब के बराबर, लेकिन मैं भी बहुत ही करीब था मार्शल लॉ के दौरान, जब भुट्टो साहब बंद थे उस दौरान मैं भी बहुत ही करीब था। तो मैं ईच इन एवरीथिंग जानता। ये बगदद अपनी आजकल जो MNA है बंगश, वो रुखसाना बंगश, हाँ रुखसाना बंगश, हाँ रुखसाना बंगश, वो भुट्टो बेगम साहब की और बेनज़ीर की खास प्राइवेट सेक्रेटरी होती थी, और जो जिसके साथ जो आपके हादसा हुए आपने देखा, तो बेनज़ीर। अच्छा, नहीं आप ये बताइए, पूछिए थोड़ा सा मुजाहिद बलूच साहब से, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा कदर एज बीइंग जर्नलिस्ट मैं थोड़ा सा मुखातिब, हमें सीखने का मौका मिलता है ऐसी शख्सियत से। जी जी पूछिए। जो बात ये कर रहे हैं कि फायदा किसको पहुंचा, जी, तो क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कत्ल कर दिया जाता है, जो ग्रास रूट लेवल की शख्सियत थी, जिसका मेज आवाम में कूट कूट के भरा हुआ था, क्या उसका फायदा जनरल मुशर्रफ को जाता, नवाज शरीफ को जाता, या उन कुफ्तों को जाता जिन्होंने उसको कत्ल किया है? बल्कि उसका फायदा तो यकीनन उसकी पार्टी को ही जाना था ना, कि जिसका खून उन्होंने नाहक खून बहाया, उस नाहक खून का बहाया की हमदर्दियां किसकी तरफ जाती?
तो ये पीपल्स पार्टी को जो वोट बैंक मिला, वोट मिला, वो तो बेनजीर के खून की हमदर्दी का मिला। और उन कुत्तों ने मजबूरन सिलेंडर के अपने आप को के खपे का जो नारा, पाकिस्तान खपे का जो नारा लगा दिया गया, अगर वो ना खपे का नारा ना लगता तो रोडों की हालत तो आप देख चुके थे, आवाम का जो रिएक्शन था वो तो आप देख चुके थे। जी मुजाहिद बलोच साहब। जी सर, वो बात आपकी सही है, लेकिन फायदा तो उन्हीं कुव्वतों को मिला कि जिसका इमीडिएटली जो लोग गति रचे हुए, जो वसीयतनामा आया, वो वसीयतनामा भी आज तक ये पता नहीं कि क्या वसीयतनामा सही है गलत है, उसको कोई भी कंफर्म नहीं अच्छा था। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुजाहिद बलोच साहब, लास्ट मुझे ये बताइए कि आप समेत नाहिद खान, सफदर अब्बासी, ये साइड लाइन हो गए, फिर खालिद शहनशाह को भी कत्ल किया गया, तो ये कौन लोग हैं? आप तो बता दें, आज बता ही दें कि वो कौन लोग हैं, कुछ नाम ही बता दें सर। तो मुझे पाकिस्तान में रहना है अभी भाई, कराची में रहना है, और ये जो सारा किस्सा है वो सारा किस्सा आप मेरे पीछे क्यों लगे हैं खामोखा के? आज और आप में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैंने पिछली दफा भी नाम बताया था तो आपका वो क्या नाम होते हैं, प्रोड्यूसर साहब ने नाम कटवा दिया था, इस बार मुमकिन है इस बार ऑनर हो जाए सर, ये डेथ है। जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन बना उनके बाद? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बने थे सर। जी बने, बस फिर आप और नहीं दिखाने क्यों नहीं गए? इसी सदर मसला है। और बाकी ये लोग कह रहे हैं ना कि इमरजेंसी साहब वो बार की साजिश थी, इंटरनेशनल साजिश थी, ये थी, वो साजिश तो थी, लेकिन वो साजिश कभी कामयाब ना होती। जैसे कि आजकल जो हो रहा है, आज भी क्या हो रहा है, आप भी इंटरनेशनल साजिश तो है, लेकिन इस्तेमाल कौन हो रहे हैं? जो भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाने की बातें कर रहे थे, जो भुट्टो साहब को मारने की बातें कर रहे थे, आज के साथ तो फिर चढ़ा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब क्या थे, जमात इस्लामी वाले क्या थे? भुट्टो साहब ने कहा कि भाई शराबबंदी बंद, ये क्लब बंद, ये बंद, तो उसने कहा जमात इस्लामी के कौन थे उस जमाने में प्रेसिडेंट, वो मौलाना, मैं तो नाम भी भूल गया उनका, कि भुट्टो साहब का नाम आज तक कोई नहीं भूले, उनका नाम मैं भूल गया, कि उन्होंने कह दिया था कि भाई अब ये बात नहीं है, अब ये बात खत्म हो गई। तो भुट्टो साहब तो बेचारे या अंदरूनी साजिश भी हुई है ना, और अभी भी ये हमारा बिलावल भुट्टो साहब नहीं समझ रहा, अभी भी जो इसके तरफ जो सारे चिपके हुए हैं, सिर्फ बाल कमाने के लिए चिपके हुए हैं। अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आया तो इसमें से कोई एक भी नहीं दिखेगा। अच्छा मुजाहिद बलोच साहब, अगर कहानी का दूसरा रुख देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का घर लुट गया, उनकी बेगम शहीद हो गई, उनके बच्चे मासूम थे, फिर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली कि वो दहशतगर्द ज़दा मुल्क उनको दिया गया, फिर उन्होंने इस मुल्क की सालमियत के लिए, बका के लिए बहुत सारे काम किए, तो आसिफ अली जरदारी के कंधों पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ गई। जरदारी साहब को कौन से घर लूट गए? जरदारी साहब के घर तो आबाद हो गए, लाहौर में हाउस बन गए, कराची में बन गए, जवाब शाह में बन गए, मतलब ममलूकत बन गए। अगर क्या बेनजीर भुट्टो होती तो ये सारा ओपनली होता है इनके साथ। ये सब बिल्कुल गलत है कि वो लूट गए, कोई लूट नहीं गए, वो तो माशाअल्लाह अल्लाह उनको और तरक्की दे और उनको तंदुरुस्ती भी दे और फले फूले। तहसीन आप लाइन पर ही रहे, बलोच साहब आप लाइन पर है। तहसीन आब्दी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, वो आपको जवाब देना चाह रही है। जी तहसीन जी, मतलब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के वालिद भी हैं उफक के ये, तो मैं मतलब लेकिन इतने सीनियर पॉलिटिशियन को थोड़ा सा सोच, इतने सीनियर पॉलिटिशियन को थोड़ा सा सोच के बात करना चाहिए। जब ये बात कर रहे थे आप पूछ रहे आवाज बहुत कम आ रही है। जी 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 सर, वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। जी जी आप कंटिन्यू करें। मैं नहीं तेज बोल सकती हूँ, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकती, तो थोड़ा सोच के बात करनी चाहिए कि जी हमें पता है किसने कत्ल कराया। जब आपने पूछा कौन, तो उनसे नाम भी नहीं लिया जा रहा था, मतलब अंदर इनको भी पता है कि कंफर्म कुछ है नहीं, और बस जो सुना सुनाया वो आके बोल देना है। तो कम से कम इतने सीनियर लोगों को इस तरह बात करते थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। हम ऐसी बात करते हैं तो हमारी पकड़ हो जाती है, तो बहुत सीनियर, हम इससे बहुत सीखते हैं। देखिए जिस तरह की बात करी, नहीं मैं सर मेरी बात कभी कंप्लीट नहीं हुई है। जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, एक इंसान जिसने कितने साल जेल में गुजारी, किस तरह की बीबी मिलने जाती थी छोटे छोटे अपने बच्चों को लेके, फिर अभी भी मुकदमात फेस कर रहे हैं। उनकी हालत आपने तबीयत उनकी देखी कि बीबी आसवा जिस तरह उनके साथ होती है, मतलब ना वो भागने वाले लोग हैं हम लोग, ना हम मतलब ना हम जेलों से भागे, ना हम शहादतों से भागे, इस मुल्क में ही रह रहे हैं ना। अगर हमारे कोई और इंटरेस्ट होते तो हम भी बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते बाहर जाके। बहुत अच्छी बात की तहसीन आब्दी साहबा, अगर कुछ होता तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जिंदगी बाहर भी गुजार सकते थे। जी लास्ट में आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा बलोच साहब। तहसीन आब्दा साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कब से आई है?
कब से वो मेंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? कब से? नहीं है, नया ब्लड है ये तो। सर देखिए मैं 1947 में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मुझे तमाम हालात पता है। तो मैं कभी भी आई हूँ पीपल्स पार्टी में, मैं 1947 में मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, मुझे तमाम हालात पता है किस तरह पाकिस्तान बना। इसी तरह पीपल्स पार्टी में जब भी आई हूँ, लेकिन मैं जी जी आप जवाब दे बलोच साहब। वो कह रही है कि मैंने बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है, मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड करें ना सर। वो पढ़ने में और प्रैक्टिकल देखने में बहुत फर्क होता है। वो तो अलग-अलग डॉक्टर होते हैं, अपने लोगों ने ऐसा लिखते हैं जी कि किसने क्या हुआ तो लोग लिखवाते हैं किताबें। तो देखने में और साथ में देख के उसको महसूस करने में बड़ा फर्क होता है। बेटा सही है, आप अभी आए पीपल पार्टी की सियासत। चले अदिल साहब आपको सर इसका रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉयर फर्म्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी अदिल साहब। देखिए बात ये इनके लिए बड़ा एहतराम है, ये बीबी के साथियों में रहे और ये अभी लास्ट तक ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ है 115 से हमारे टिकट होल्डर थे, एमपीए का इलेक्शन लड़ा इन्होंने। मैं इनके इलेक्शन कैंपेन में भी जाता रहा हूँ। अगर कोई ऐसी बात थी इख्तलाफ, देखें इल्जाम लगाना बड़ा आसान काम है, ये ना सिर्फ बहुत सारे लोगों ने, परवेज मुशर्रफ के आप जुबानी बयान देखें, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है ऐसा ये तो आप नहीं कह सकते ना अल्टीमेटली कि जो बेनिफिशियरी है वही कातिल है। तो ये तो बड़ा आसान है किसी पे आप कहें कि उंगली उठाना। अगर आपके पास कोई कंक्रीट ऐसे एविडेंसेस हैं, आप पार्टी के सीनियर लोग हैं, आप रहे आप आए आके मीडिया में खुल के बात करें, कोई एविडेंस के साथ बात करें, वसूख के साथ। नहीं वो तो इल्जाम लगा रहे हैं ना। अगर ऐसी बात थी तो 2018 में टिकट ही ना लेते एमपीए का। इतना इनको इख्तलाफ था, इनको पता था कि जाहिर है कि अंडर दी सुपरविजन। हम तो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आकर इस पार्टी को, इस मुल्क को बचाया है, पाकिस्तान खपे का नारा लगाया है उन्होंने। जितने मुश्किल हालात में अगर आसिफ अली जरदारी ने आके उस वक्त पार्टी को संभाला है, शायद ही कोई और होता पार्टी को संभाल सकता। तो बहरहाल ये सीनियर है, मैं इनसे इख्तिलाफ नहीं है। अगर इनके पास कोई ऐसा एविडेंस है तो बात करते। 2018 में आपने इलेक्शन लड़ा बल्दिया के लिए, आपने अभी पीपल्स पार्टी से वो पानी की लाइन मंजूर कराई, अपने मामलात भी आप चला रहे हैं और फिर खड़े होकर ऐसा तो नहीं है बलोच साहब कि कोई आपको ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई बेनिफिट नहीं दिया, वो कहीं दुखी हैं आप? दुखी है। नहीं मैं कहीं दुखी नहीं है। मुझे हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने इज्जत दी है। मुझे ये कह रहे हैं इसका मतलब है जरदारी साहब ने आपको वो जगह नहीं दी जो साबका लीडरशिप ने दी है, इसलिए आप नाराजगी का इजहार है। इख्तिलाफ है। जरदारी साहब को मैंने इज्जत दी थी जब 2002 में इलेक्शन हो रहे थे। एमकेएम ने रिजाइन करा था जी जी। उस जमाने में एमएनएस के इलेक्शन हो रहे थे, कराची के एमएनएस एमकेएम ने इस्तीफे दिए थे। इसमें खड़ा था तो अपने एक हमारे सेनेटर कराची के उदय साहब आपने एक खत का तो जवाब नहीं दिया। दूसरी बात जो सोएम के मौके पर लाड़काना में जब सोएम हो रहा था तो वहां पर एतजाज हसन साहब के हवाले से भी ये डिस्कस हुई थी कि जो मेन लीडर जो है चुना जाए वो पार्टी के चेयरमैन के लिए, वो एजाज हसन साहब का भी नाम आया, और लोगों का भी नाम आता, अफ्ताब शुबान मीरानी साहब का, और भी डिस्कस हुई थी। तो क्या अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को या जरदारी साहब को चेयरमैन न बनते और एतजाज हसन बन जाता तो फिर आपका भी निशाना उधर ही होता कि इसकी बेनिफिशियरी एतजाज हसन साहब हो सकते हैं क्योंकि फायदा उन्होंने लिया है। नहीं वो एतजाज हसन साहब का नाम तो वो जो एफिडेविट था जो उसके अंदर नाम भी था ही नहीं उनका। ठीक है, ये इनको बनाना है। ठीक है, नाम तो सीधा ठीक है, जरदारी साहब का नाम था, जरदारी साहब को बना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अदिल साहब आपने सुना, बहुत सारे हमारे मुल्क में एक अलमिया है। जब ये हुकूमत बनी पीएम इमरान खान साहब ने भी बहुत सारी शख्सियात पर चोर के इल्जाम लगाए, कैरेक्टर असैसिनेशन, लोगों की पगड़ियां उछाली, लेकिन जब वो आखिर में जब टाइम आता है कुछ चीजें साबित ही नहीं हो पाती। क्या गवाह मिटा दिए जाते हैं या जुडिशरी सिस्टम कमजोर है? वजह क्या है? बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर के। देखें इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, किसी पे भी आप कीचड़ उछाल सकते हैं। अब देखें जब इनको पार्टी ने उस तरह लिफ्ट नहीं कराई, जरा काम नहीं कर रहे होंगे, पीपल्स पार्टी में जो काम करता है वही रहता है ना। देखें ना 2018 में अगर इनको इतना ही इख्तलाफ था कि जी इनको लीडरशिप कातिल नजर आ रही है, 2018 में एमपीए का इलेक्शन लड़े हैं। उसके अलावा ये खुद इख्तिदार में लेने वाले लोग हैं, मतलब है बेटा इनका आप जानते हैं वो एमक्यूएम में, आज इन पे वो तनकीद कर रहे हैं खुद घर से। ये खुद भी मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, और ये उस वक्त सारे जो है ना वो
लेते रहे, मतलब ये कि मीठा इक़्तिदार मीठा के मजे, कड़वा 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 तू। तू। तो मैं सीनियर आदमी है, मैंने पहले सोचा इनके साहबजादे हैं वो बात कर रहे हैं। बात यह है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, आपने अगर इस मुल्क में सियासत की है, अब तो मुझे अफसोस हो रहा है, मैं तो इनका बड़ा अच्छा एक इमेज था मेरे जहन में कि ये बड़े अच्छे एक सीनियर पॉलिटिशियन है और बड़ा इन्होंने पार्टी के लिए जो है कुर्बानी, मफादात की सियासत ये तो जो है वो मफादात की सियासत करते इस तरह से रहे, नहीं। वो तो पता चल गया, खुल के सामने आ गया। जुल्फकार मिर्जा आपके होम मिनिस्टर थे, वो भी बाद में देखा कि कैरेक्टर एसोसिएशन पे उतर आए, उन्होंने भी काफी इल्जामात लगाए आसिफ अली जरदारी साहब पर। तो जरदारी साहब की दोस्ती थी, जाती तौर पर इल्जाम आए हैं ना, उस पे उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बेनजीर के कत्ल में जरदारी साहब मुलव्वस हैं। भाई साजिद साहब, बात ये है कि बेनजीर का मर्डर होता है रावलपिंडी की सरजमीन पर, और उस वक्त हुक्मरान है, वन साइड हुक्मरान है जनरल परवेज मुशर्रफ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। उन्होंने एविडेंस तमाम मिटवाए हैं, फौरी तौर पर शावर लगा के जो हो दिए गए, मुश्किल होता है वो सेफ किया जाता है। सजाएं हुई, क्यों आरोपियों को सजा हुई, क्यों उसमें मिटवाए? और लोगों को जाए वो कुआं जाए। इन्वेस्टिगेट करना था तो खत में तो तसद्दुक़ गौरी साहब को भी हम लाइन पे लेंगे। तहसीन आदिल साहब, आप फिक्र पर हम बात कर रहे थे, हम शहादत पर बात कर रहे थे, हम उस सोच पर बात कर रहे थे जिस सोच ने बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया। आगे और लीडर हमारे शहीद ना हो और उस सोच की जद में, जिसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, जिसको हम तालिबानाइजेशन कहते हैं, उस सोच को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जैसे पहले भी मैंने कहा कि मुल्क ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया गया है कि जो बड़ा अपोलोजिस्ट भी रहा है इस तरह की जो है क़ुव्वतों का, वो जो है फैसिलिटेटर भी रहे हैं कि जिस तरह डायलॉग की बात करते हैं, हमारे भाई हैं, मतलब आपके लोगों के गले काट रहे हैं, आप अब तक उनको अपना भाई मान रहे हैं, जो मुहब्बत, बिल्कुल बिल्कुल, वो जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर वो इंटरनेशनली उनका क्या हो गया जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड दहशतगर्द को वो शहीद कह रहे हैं, जो आपके बच्चों को मार रहे हैं, जो आपके बुजुर्गों को, आपके अफवाज के गले काट रहे हैं, आप उनको शहीद कह रहे हैं। इंटरनेशनली आप क्या इमेज दे रहे हैं कि जी जो सरबरा है, जो हुक्मरान है, जो रूल कर रहा है, जब वो उसकी सपोर्ट हासिल है ना, जब भी तो आप इस तरह के जो अलक़ाबात हैं, जो बहुत इस्लाम में बहुत सबसे मोतबर अलक़ाबात है एक शहीद का, वो आप एक दहशतगर्द को दे रहे हैं, तो आप क्या इमेज दे रहे हैं? आप मजीद एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। अभी TLP ने जिस तरह जो उनका सिट इन था, धरना था, उसमें किस तरह डायलॉग किया गया कि पुलिस वाले मतलब शहादत है उनकी, ऐसे खून उनका नाली में चला गया, मतलब कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सजाएं नहीं। आपके जो वजीर हैं वो जाके उनको मिठाइयाँ दे रहे हैं जब वो जेल से निकल रहे हैं उनके हुक्मरान। क्या इमेज आ रहा है? क्या हम सीख रहे हैं? सर से मैं अदील की तरह मैं भी बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ, बिकॉज मेरे जहन में बड़ा इमेज बड़ा डिफरेंट था कि जी बुजुर्गों से हम सीखते हैं, कह रही हैं कि जी अभी आपको क्या पता, तो जी पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया, ये भी पढ़ा ना, हमने अपनी आंख से नहीं देखा, तो आपने भी यकीन किया, इन्होंने शायद देखा, हमने तो नहीं देखा, तो आपने यकीन किया ना। आप पढ़ाई से ही चीजें आपको भी पता चलती हैं। तो इस तरह की इतनी इमेच्योर बातें आके वो भी नेशनल टीवी पे करना, मतलब आपका कोई पर्सनल ग्रज है, वो आपका पर्सनल ग्रज होना चाहिए, वो पॉलिटिकल आपका नहीं होना। जुल्फ़िकार मिर्जा की बात की, सनी बहुत अच्छी बात की कि पर्सनल एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, आपका राइट नहीं बनता है बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। आपको पॉलिटिक्स पे बात करें ना, किसी के पर्सनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तसद्दुक़ गौरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, क्या आप सुन सकते हैं सर? जी जी गौरी साहब, आपने भी कई अदवार देखे पाकिस्तान की सियासत से, स्पेशल ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं फिक्रे बेनजीर, तो ये जो बेनजीर फिक्र एक सोच है, उस सोच को किसने रोका सर? किसने ये दहशतगर्द के हमले किए और फिर आखिर में उस पाकिस्तान की इतनी बड़ी लीडर को शहीद किया? आपका तजिया क्या कहता है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की एक बड़ी सियासतदान थी और उन्हीं के नाम पर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है और वोट हासिल कर रही है। बेनजीर भुट्टो की जो शहादत है उससे किसी भी सियासी जमात के रहनुमा को खिलाफ नहीं हुआ और बल्कि उससे बड़ी वो दुख व गम का इजहार किया गया। तो मियां नवाज शरीफ उनके बड़े साथी हरीफ थे, उसके बावजूद वो बेनजीर भुट्टो की शहादत पे रोए और उन्होंने बड़ा नारगाना आने की कोशिश भी की, जनाजे में शिरकत के लिए बहुत सिंध भी पहुंच चुके थे, मगर उसके बावजूद हालत ऐसे थे कि उनको चक्कर में रोक दिया गया जरदारी साहब ने। तो एक पूरा एक ऐसा माहौल था सियासी, ये मौत ऐसी देखी गई कि हमने अपनी जिंदगी के सियासी दौर में कि ऐसी मौत नहीं हुई। हर बच्चा, हर शख्स, हर आंख अश्कबार थी और हर शख्स जो है गमज़दा था, पूरी मुल्क, और उसकी इतना यानी शिद्दत गम था कि लोग वो सड़कों पे निकल आए, लोगों ने बड़ा अलमाक नुकसान भी पहुंचाया, जवाब गिराव भी किया
ट्रेनें भी जली। अच्छा गौरी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, हम ये पूछ रहे हैं कि ये अल्पनाग सानेहा करवाने में किसके हाथ थे? बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन में। आप क्या ये जो जिस तरह मुज़ाकरात अभी वक्त हुकूमत भी कर रही है टीटीपी से, तो क्या ये जो दहशतगर्द जत्थे हैं ये इन लोगों ने किया कांड? देखें साजिद, सबसे बड़ा जो इस पे इल्जाम जो है हुकूमत मुखालिफ पार्टियों ने भी और पीपल्स पार्टी के अंदरूनी रहनुमाओं ने भी, जो आज भी पीपल्स पार्टी में बिलावल जरदारी के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ खड़े हैं, उन्होंने शक व शुबात का इजहार आसिफ अली जरदारी पे किया। ठीक है, मगर मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी इस केस में ना इन्वॉल्व है, इस वाकये में ना। सबसे ज्यादा शदीद जो नुकसान भी आसिफ अली जरदारी को वजह लाजमी उनकी शरीक हयात थी और एक बड़ी मुल्क की लीडर थी। और इसके अलावा ये सारा जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और जनरल मुशर्रफ के पर डाला गया कि जनरल मुशर्रफ ने ये करवाया, तो मैं जनरल मुशर्रफ को भी इसमें इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आ रही थी दुबई से, तो वहां पर उन्होंने क्या नाम है डेलीगेशन एक खुसूसी भेजा, उन्होंने ब्रीफ किया जिसमें ISI के भी नुमाइंदे थे और दीगर इदारों के भी नुमाइंदे थे। उन्होंने ब्रीफ किया कि आप पाकिस्तान जो आ रही हैं आपकी जिंदगी को खतरात लाक है, तो आप पाकिस्तान जो तशरीफ नहीं लाएं, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बावजूद जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आ गई और आने के बाद जब क्या नाम है अमेरिकन सफीर ने भी उनसे मुलाकात करी और अमेरिकन सफीर ने कहा कि आप वापस चले जाएं क्योंकि आपको ये ऐसा वाकयात आपके खिलाफ हैं और आपकी जान को खतरा है। मगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने का मैं समझता हूँ कि जाती हो सकता है फैसला हो कि मोहतरमा ने ये समझा कि पाकिस्तान की आवाम में रहूंगी। ठीक है तसद्दुक़ गौरी साहब, आपने तो किसी पे इल्जाम नहीं दिया, दहशतगर्द जत्थे भी उस वक्त थे, मुल्क में दहशतगर्दी जारी थी, लेकिन इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं लास्ट कुछ अरसे पहले कि जनरल मुशर्रफ साहब मेरी वालदा के कातिल हैं। क्या वो सही कह रहे हैं? देखें, जनरल मुशर्रफ अगर कातिल हैं या थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल गवर्नमेंट रही और सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर रहे, वजीर आजम भी इनके अपने थे, तमाम थे, वजीर दाखिला भी इनका अपना था। तो क्या वजूहत थी कि उन्होंने तहकीकात नहीं कराई? और अगर जनरल मुशर्रफ समेत जो भी कुव्वत इसमें मुलविस थी, इन्वॉल्व थी, उनको बेनकाब क्यों नहीं किया? एक तो सवाल ये भी उठता है ना। आप दूसरी हुकूमतों पर इल्जाम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े शौक से देती है कि मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया या फना गवर्नमेंट ने नहीं किया या ये थे, तो ये खुद गवर्नमेंट में बेनजीर की शहादत के बाद 5 साल इनको गवर्नमेंट मिली ना, और पावरफुल गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट भी खुद थे, प्राइम मिनिस्टर भी खुद थे। तो क्या ठीक है, आप कॉल पर ही रहे गौरी साहब, मैं जवाब ले लेता हूं। अदील साहब, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं गौरी साहब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो इक्तदार था, विफाक में आप लोग थे, आप सब पावरफुल हुकूमत थी आपकी, तो आप लोगों ने इंटरेस्ट आपने शो नहीं किया। देखें, सबसे पहले बसद एहतराम गौरी साहब के कि इस मुल्क में हुक्मरान कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ था। तो बेनजीर साहिबा को सिक्योरिटी देना किसका फर्ज था, किसकी जिम्मेदारी थी? उसकी थी। तो जाहिर है वो जिम्मेदार है इसमें, जाहिर अगर वो डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी आप इक्तदार में रहे तो आपने वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। आपको पता है स्कॉटलैंड यार्ड आई, उसने इन्वेस्टिगेशन की, उसमें बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त के ऑफिशियल्स थे, जिसमें जाया वकूआ जिन्होंने दिलवाई, जिनके ऑर्डर्स पे हुआ ये सारा, उनको सजाएं भी हुई बाद में, कुछ अपील में भी गए हुए हैं अभी तक। मगर कहने का मकसद यह है कि जिन लोगों ने जो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दे रहे थे, जो ये नहीं देखते थे कि पाकिस्तान और इसकी जो मुल्क की गरीब आवाम है ये जो है तरक्की करे, खुशहाली हो इस मुल्क के अंदर नौकरियां हो, इकॉनमी बेहतर हो, चूंकि उन्होंने बेनजीर साहिबा को कत्ल करवाया और उन्होंने ही मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल करवाया, उन्होंने ही लियाकत अली खान को कत्ल कराया, उन्होंने ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल कराया। ये सारे जितने मर्डर्स हैं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें जो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे, फले फूले। तो परवेज मुशर्रफ साहब की जिम्मेदारी ये थी कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनकी जिम्मेदारी थी। बेनजीर साहिबा इस मुल्क की 2 दफा प्राइम मिनिस्टर थी, एक पार्टी की चेयरपर्सन है, मैं पूछ लेता हूं, उनकी जिम्मेदारी थी उनको गौरी साहब, आपको नहीं लगता कि उस वक्त बेनजीर साहिबा को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, फिर जाए वक़ुआ को धो दिया गया, ये क्यों कर रही थी हुकूमत? देखिए, ये हमारे जो दोस्त फरमा रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, प्रोवाइड की थी,
और जो रहमान मलिक की क़यादत में जो बेनजीर भुट्टो की अपनी जाती सिक्योरिटी थी, मैं क्या नाम है, उसने क्या किरदार अदा करा। फिर जो लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिसमें सफदर अब्बासी भी थे, नाइक खान भी थी, और क्या नाम है, मखदूम अमीन फहीम भी थे, वो अभी इंतकाल कर गए, और आपका मखदूम अमीन फहीम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अच्छा, तो वो कौन, क्या नाम है, कौन सी ऐसी वजूहत थी कि वो जो सैनिक ग्रुप खोला गया और मोहतरमा को ऊपर खड़ा किया गया, वो कौन, किन लोगों ने किया ये हरकत? सबसे पहले तो ये मुमकिन है कि बेनजीर गौरी साहब, रहमान मलिक, सर बात तो सुने पूरे, ये जी, जवाब देता हूं। वो कौतों ने कत्ल करवाया जिन्होंने लाकित अली खान से लेकर सबको कत्ल किया, मैं मानता हूँ। तो फिर तो जन्म मुशर्रफ शौक नहीं था लाकित अली खान के टाइम में? नहीं, वो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव थे ना, जिम्मेदारी थी, आप उनको कैसे बेल आउट कर सकते हैं? शहादत के टाइम में तो वही कुव्वतें हैं जिन कुव्वतों की वजह से जनरल मुशर्रफ ने भी एक डेलीगेशन भेज के मोहतरमा को रोकना चाहा। एक सिंपल सा जवाब है गौरी साहब को भी दे दें कि ये तो तय हो गया ना। जनरल मुशर्रफ साहब ने एक वफद भेजा, बेनजीर साहब से कहा कि आप वतन वापस ना आए, रिपोर्ट्स थी कि आपकी जान को खतरा है। तो जनरल मुशर्रफ को ये भी तो इल्म है ना कि कौन लोग उसके दुश्मन थे। जी, जनरल मुशर्रफ ने बताया, जो डेलीगेशन गया उसने भी बताया, और अमेरिकी सफीर ने भी बताया। सर तो फिर क्यों उलझाया जा रहा है इस मर्डर को? कभी जरदारी साहब के ऊपर ब्लेम दे दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर दे दिया जाता है, कभी सनरूफ खुलाने वालों जी। देखे ना सर, उसके बाद चले जनरल मुशर्रफ ने करवाया, जनरल मुशर्रफ उन लोगों को जानता था, जनरल मुशर्रफ ने उनको तहफ्फुज़ फराहम किया, तो उसकी फौरी बात कौन गवर्नमेंट में आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, आसिफ जरदारी मुल्क। तो आप समझते हैं कि जरदारी साहब क्या, अगर मैं नहीं कहता मेरे मुंह में खा, अगर जनरल मुशर्रफ मुलविस है तो क्या जरदारी साहब जनरल मुशर्रफ को सजा दे सकते थे? कटहरे में ला सकते थे? सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक तजिया पेश कर रहा हूँ कि आपकी गवर्नमेंट 5 साल रही, पावरफुल रही, और पूरा 500 कमेटी उसने क्यों नहीं कहा? जी जी सही, उसने क्यों नहीं तहकीकात कराई? चले लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मुझे बताए गौरी साहब, इस तरह पाए के लीडर आगे ना शहीद हो, आगे इस तरह के मुल्क में हालात पैदा ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत तो अब भी मुआहदे कर रही है। असल में मसला ये आता है साजिद साहब कि इस मुल्क में कोई बेनजीर भुट्टो के बाद कोई पाए का लीडर ही नहीं रहा है। मियां नवाज शरीफ जो है वो पंजाब तक महदूद है, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी की जो पार्टी है वो सिंध तक महदूद हो गई है। इस वक्त तो कोई पाए का लीडर ही नहीं है ना। और पाए का लीडर जो बोलते हैं इस मुल्क से नेशनल लीडर वफाक की लीडर को खत्म करना चाहती थी, वो खत्म हो रहे हैं। मौलाना शाह अहमद नूरानी भी वफात पा गए, काजी हुसैन अहमद गो हो गए, ये नेशनल लीडर हुआ करते थे, वली खान समेत। अब पाकिस्तान में इलाकाई सियासत हो रही है और इलाकाई लीडर हैं। अब आप बिलावल भुट्टो जरदारी को या मरियम नवाज शरीफ को आप वो तो नेशनल लीडर नहीं कहेंगे। नेशनल लीडर है कहाँ जो उसको बचाएं? यही सोच इस तरह की जो कत्ल करने वाली है, जो चाहती थी कि पाकिस्तान के हिस्सों को ठीक है गौरी साहब, तकसीम कर दिया आपने अपना तजिया दिया, बहुत शुक्रिया को आपका। जी गौरी, आप एडवोकेट साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। आगे इस तरह के वाकयात मुल्क में रूनुमा ना हो, क्या करना चाहिए? क्या वाकई जिस तरह जमहूरियत के लिए बेनजीर साहबा ने इतनी कुर्बानी दी, फिर आज उनकी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं उनके बेटे, ये जमहूरियत फल फूल रही है आज, ये उन्हीं की मरूने मिन्नत है, कैसे इसको फरोग देना चाहिए? देखें, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको मैं बताऊं, वाक़यात होते हैं ऐसे, एसिसिनेशंस दुनिया में और जगह पे भी हुई हैं, लेकिन उन लोगों ने सीखा है उन चीज़ों से। जब तक आप इख्तियार में, इक़्तिदार में उन लोगों को नहीं बिठाएंगे जो जेन्युइनली इलेक्ट होके आए, मैं वोट किसी और को डालता हूँ, आप सिलेक्टेड को लाकर अगर बिठा देंगे एक, तो उसने तो यही करना है ना। अगर आप इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहले इसका वायदा लिया है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसमें किसी के लिए नरमी ना हो, अक्रॉस दी बोर्ड हो। ऐसा नहीं है, देखें ना, आपने एक रियासत ने जाकर मुआहिदा कर लिया उन लोगों से, मुझे बताएं उन 8 या 10 पुलिस वालों का क्या कसूर था? वो किसके ऑर्डर से गए थे वहां पर? किसने उनको कहा कि आप बगैर असले के जाएं वहां आपने गोली नहीं चलानी? जब आपका ये दोहरा म्यार होगा, जब आपका अकाउंटेबिलिटी में ये दोहरा म्यार होगा कि अपने लोगों के लिए कुछ और पॉलिसीज होंगी, दूसरों के लिए और होंगी, तो फिर मुल्क में इसी तरह ना सिर्फ बदमनी बल्कि सारे आप इदारे जो आज देख रहे हैं, इकॉनमी का क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हम आगे जा रहे हैं, कौन सी हमारी जीडीपी जो है इमरान खान साहब ने आके 3 साल से, ये वही दोबारा उसी तरह का एक जो सिस्टम है बानमती का कुमार। और मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान में आज तक कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुए। जितने इलेक्शन हुए हैं इसी तरह के मैनेज
चारों सूबों में, कभी किसी को मैंडेट दिला दिया, कभी किसी को। जब तक आप अगर इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, आप इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, आप मिलकर बैठें, आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं लॉन्ग टर्म। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कराएंगे, इख्तिदार के ऐवानों में उन लोगों को नहीं बिठाएंगे जो जेन्युइनली इलेक्ट होके आते हैं और जो आवाम उनको चाहती है कि वो नुमाइंदगी करें, तब तक ये मसाइल कभी भी हल नहीं। लास्ट में आप बताइएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बेनजीर साहिबा ने बहुत सारे कैरेक्टर मतलब फुलफिल किए, वो एक ही वक्त में कई जगहों पर पेशियां भी भुगतती थी। आज दोबारा जो आने वाली नस्ल है वो बेनज़ीर कैसे बनेगी, वो उस फिक्र उस सोच को आगे कैसे लेके जाएगी, जिस तरह मर्दों के मुआशरे में बेनज़ीर साहिबा ने अपनी जद्दोजहद की और 2 बार वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर भी फायज हुई। पाएगा, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह, ज़ाहिर सी बात है, वो एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, उनकी उन्हीं बीबी ने ही उनकी तरबियत की है, तो उसी तरह के उनकी भी एक सोच है, जिस तरह के उनकी भी स्टेटमेंट्स आप देखते होंगे कि प्योरली आवाम की बात करते हैं। और मतलब हमारे मुल्क में जिस तरह वाकई के फेयर, जैसे भाई ने बात की कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होते, लोगों का मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप ठीक है, आप किसी पार्टी को सपोर्ट जिस तरह मुख्तदर इदारे देते हैं, आप सिर्फ अपना रोल प्ले करें, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आइन के मुताबिक आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप वो प्ले करें। जो पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, जो अवामी मैंडेट लेके आते हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं, आवाम का भी ट्रस्ट लेवल बढ़ता है कि जी हमने इलेक्ट किया है, हमारे लोग हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं, वो काम करेंगे, निज़ाम बेहतर होगा। और यकीनन जिस तरह बीबी की सोच थी, चेयरमैन साहब उसी सोच को लेके चल रहे हैं। इस मुल्क का ही सोचना है, वही अगेन बात कि हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हम जेलें भी काट चुके हैं, शहादत भी चुके हैं, तभी आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मलिक साहब, बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी मनाई जा रही है, हर आंख अश्कबार है, लेकिन आज तक उनके कत्ल का एक मुअम्मा ही बना हुआ है, वो गुत्थी सुलझ नहीं पाई और ऐसी कई सियासी शख्सियात कदावर शहीद कर दी गई, आवाम से उनको अलग किया गया। आगे इस तरह के वाक़यात ना हो, हुकूमतों को क्या करना होगा? साजिद भाई, मैं समझता हूँ कि सुबह का भूल अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहता। इतनी बड़ी शख्सियात को गंवाने के बाद भी अगर हम नहीं सीखते ना, तो हमें कोई बाहर से सिखाने नहीं आएगा। हमें हमेशा बाहर से जब भी कोई आया नुकसान पहुंचा के गया, और आज भी वही हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बीन के चाहे वो नवाज शरीफ है, इमरान खान साहब हो या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आ जाए, अगर इसी तरीके से आपने सिस्टम लेकर चलने हैं, इसी डगर के ऊपर आपने हुकूमतें चलानी है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये तमाशा है, वो यहाँ इस पाकिस्तान पर रचाया हुआ उन्होंने, और वो खेल है, खेलते रहते हैं। जब तक इदारे अपनी हदूद में रहकर वो अपने इदारे अपने अपने काम सरंजाम नहीं देंगे और वो एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते रहेंगे, और मैं न मानने वाला जब तक ये मामला खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान मेरे मुंह में खाक स्टेबल नहीं हो सकता। चले जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फिक्र बेनज़ीर स्पेशल ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस फिक्र, उस सोच को जिसको जो बेनज़ीर की शक्ल में थी, जो जमहूरियत की बका और जंग लड़ रही थी, जो आम आवाम की बात कर रही थी, एक फैमिली लेगेसी थी और बदकिस्मती से सब के सब शहीद कर दिए गए। वो एक बहुत अजीम मर्तबे पर फायज तो हो गए, तमाम ही वालिद से लेके उनकी औलादे तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बेनज़ीर साहिबा तक तमाम लोग गड़ी खुदाबख्श में मदफून हैं। लेकिन ये शहादत का सिलसिला कब तक इस तरह की शख्सियात शहीद होती रहेंगी? हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एडवोकेट अदील साहब, कैसे इदारों को मजबूत बनाएं? आज भी हम देख रहे हैं, आज तीसरा अदवार है जमहूरियत का, फल फूल रही है, बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद तसलसल से चल रही है। आज भी हम वही बात हम सुनते हैं कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो क्या वो नाजुक दौर नहीं था जब बेनज़ीर साहिबा कहती थी कि हम सवाब पे परचम लहराएंगे? देखें, वो तो एक अलग ही बिल्कुल सिचुएशन थी ना। आपको पता है मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी और उस वक्त इस तरह की चीज़ें संभालना बड़ा मुश्किल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों से हम बहुत बाहर आ गए, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने अदारों को मजबूत नहीं कर सके। अदारों को मजबूत करने का वाहिद हाल ये है कि हर बंदा आईने पाकिस्तान के मुताबिक हर अदारा
जो उसकी डोमेन है उसके अंदर रहकर काम करे। पॉलिटिशियन अपना काम करें, अदलिया को अपना काम करना चाहिए, पार्लियामेंट का अपना काम है, उसके अलावा जो बाकी हमारे अदारे हैं, जो मतहत अदारे हैं, उनको उसी तरह काम करना चाहिए। फिर मुल्क के अदारे मजबूत होते हैं, मुल्क के अदारे फलते फूलते हैं, तरक्की करते हैं। जब अदारे अपनी डोमेन से बाहर निकल जाते हैं, फिर एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस मुल्क में फेयर एंड फ्री, जैसे पहले मैंने कहा इलेक्शन नहीं कराते आप, फिर वो नुमाइंदगी नहीं होती, राइट मैन जो है वो राइट प्लेस पे नहीं होता। अगर आप, तो फिर अदारों का यही हाल होता है कि आप अनाड़ी लोगों को, सिफारशी लोगों को, कोई किसका रिश्तेदार है, कोई किसका रिश्तेदार है, उसको लाकर आप बिठा देते हैं अदारों में, तो फिर अदारों को फिर यही हाल होना है, मकरूज होते हैं। मुल्क की इकॉनमी का आप हाल देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने बातें तो बड़ी जबरदस्त की कि मैं इसको रियासत मदीना बना दूंगा, यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ हम दूसरे मुल्कों को कर्जा देंगे। आज जब इक्तदार में आए 3 साल के बाद, तो आप मुझे बताएं कि कोई एक काम इमरान खान साहब ऐसा नहीं कर सकते। बेनजीर साहब की फिक्र और सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन फिक्र बेनजीर जारी है। सेनेटर शहादत आवान ने हमें ज्वाइन किया है। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में, सुन सकते हैं? थैंक यू सर साहब। बहुत शुक्रिया शहादत आवान साहब। बेनजीर साहबा की 14वीं बरसी मनाई जा रही है। हम बहुत सारे मोतबर शख्सियात की बरसी मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं। बरसी जब हम मनाते हैं तो एक दुख और तकलीफ होती है कि वो इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए जिद्दोजहद करते करते शहीद हो गए। तो ये शहादतें हमें विरसे में क्यों मिली हैं सर? ये कैसे सिलसिला रुकेगा? फिर कहां से लाएंगे हम दूसरी बेनजीर? लेकिन जी, जहां तक ये बड़ी अच्छी बात है, और मैं आपको ये बात बताऊं कि बेनजीर भुट्टो साहबा ने खाली डेमोक्रेसी जो है उसकी खिदमत नहीं की है। बीबी ने जो है पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मत जो है, पाकिस्तान जो है, उसको वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया है। शहीद रानी खाली हमारी लीडर नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, वो पाकिस्तान की नुमाइंदा हुक्मरान, नुमाइंदा पाकिस्तान की वर्ल्ड में, मैं समझता हूँ आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत थी, जिसपे आज तक हम नाज करते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये खला कभी फुर नहीं होगा। पहली बात तो ये बताऊं कि शहीद बीबी की डेथ पे देख लें या शहीद बीबी की पार्लियामान में मौजूदगी को देख लें, तो तमाम जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कि वो सियासी तौर पर हमारी मुखालिफ थी, लेकिन उन्होंने शहीद रानी की शहादत के बाद जो है उन्होंने बड़ा गमो गुस्से का इजहार किया। और अब लोग ये समझते हैं कि हमने क्या खोया है, हमने क्या खो दिया है, जिसका कभी कोई हमें आजाद जो है, मैं समझता हूँ आने वाले मुस्तकबिल करीब में बीबी की औलाद पूरी जाके कर पाए, अदरवाइज जो है वो मुमकिन नहीं है। और एक देखें, बीबी को अल्लाह ने बड़े इजाज़त दिए थे। ये तो एक बात सही अपनी जगह पे है कि जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो आप देखें वो पाकिस्तान की जो है इतनी बड़ी, मतलब वर्ल्ड की आलमी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की नुमाइंदा थी, वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, और मुस्लिम उम्मा की पहली इलेक्टेड फीमेल जो है प्राइम मिनिस्टर थी। और हमेशा बीबी की अगर आप देख लें, किसी से उनके मुखालिफ से भी पूछ लें या जितने वर्ल्ड के लीडरान हैं उनसे पूछ लें, पाकिस्तान की शनाख्त भुट्टो साहब ने करवाई। और उसके बाद अगर आप जाके देखें कि उस काम को आगे बढ़ाया तो शहीद बीबी रानी ने बढ़ाया। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, शहादत आवान साहब, इस मुल्क ने लियाकत अली खान भी दिया, इस मुल्क ने जीएम सैयद भी दिया, इस मुल्क ने भुट्टो भी दिया, बेनजीर भी दी, मुर्तजा भी दिया, तो फिर ये पनप क्यों नहीं पा रहा? आज भी हम कहते हैं कि जी हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तो ये सिलसिला रुकेगा? कोई फॉर्मूला बताएं ना, आप सीनियर पॉलिटिशियन है। देखें, मेरी गुजारिश ये सुने कि आपका इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो पैदा हुई हैं। लेकिन अगर जर्नली अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लीडरान आपको दिए हैं, अगर हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसको छोड़ के सेकेंड लाइन में भी चली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी में जो लीडरान थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो कमी कहीं पे पूरी नहीं हो सकी। लेकिन इस वक्त तो आप बात कर रहे हैं कि मुल्क में क्या होगा, तो मैं मुल्क में यही कहूंगा, जिस दिन मुल्क में आरटीएस रुक जाएगी, जिस दिन मुल्क में जो है आप समझते हैं कि नया कोई सिस्टम जिस किस्म की जो है अब जो है ये डब्बे की बातें होनी शुरू हो गई हैं कि आप जो है जनाब इसको इंट्रोड्यूस करवा दें, इलेक्शन जो है आप इस तरीके से गिना जाएगा, इस तरीके से चुना जाएगा, उसी दिन मुल्क जो है ये पंपना शुरू कर देगा। यहाँ नादीदा कुव्वतें जो हैं
जिनके अपने, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कुछ अपने उनके स्टेक्स हैं, वो नहीं चाहती हैं कि इस मुल्क को जो है ना अवाम जो है वो लीड करें, अवामी हकीकी नुमाइंदे जो है ना वो लीड करें। अच्छा शहादत अमान साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा नादीदा कुव्वतें, लेकिन हम देख रहे हैं सियासी मुखालफिन हरबे के तौर पर कहें या कोई स्ट्रेंज है उनको कि कोई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ जोड़ता है, कोई साबिक सदर जनरल मुशर्रफ के साथ जोड़ता है। तो ये कैरेक्टर साजिद साहब मेरी पहले बात सुने, आप वो वाली बात ना करें, आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं, आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं। आसिफ साहब के साथ अगर आप ये आपने जो बात की है, मैं तो समझता हूँ कि कोई ज़ी-शऊर आदमी इस किस्म की सोच भी नहीं सोच सकता। सर मैं नहीं कह रहा, इसी ट्रांसमिशन में बहुत सारे नहीं ये साजिद साहब आपने बहुत मैं सतही किस्म की आपने बात कर डाली है। मैं ये समझता हूँ वो जो है वो आसिफ साहब की लीडर थी, उनके बच्चों की माँ थी, उनकी जो है वो मतलब साथी थी, तो इसके लिए इस किस्म की बात करना तो बड़ी गैर माकूल किस्म की बात है। पहली बात तो इसके तो मैं कोई किसी किस्म का को न कमेंट सुनना चाहूंगा, न इस किस्म की बात जो है वो गवारा करूंगा। लेकिन मैं ये बताऊं कि वो केस जो है बाकायदा रहा, जो ये तो आपको पता है कि मसूद कुछ लोगों को सजाएं हुई, कुछ मुकाबलों में वो लोग मारे गए। तो अगर आप इस किस्म की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं लियाकत अली खान के कातिल आपने कितने पकड़े। तो बात ये है कि ये वाली, पहले मैं आपको ये बात कह चुका हूँ, इसमें जो आप जो है सहाफी लोग जो है इस वक्त मुल्क का चौथा सुकून गिना जाता है आप लोगों को, तो ये हम सबका जो हक बनता है कि सारा हम कंट्रीब्यूशन जो है वो करें। और दूसरा उसके अलावा मैं बताऊं कि इसका बेहतरीन आसिफ साहब ने जो कहा, हम भी ये कहते हैं कि बीबी के बेटे के हाथ मजबूत करें, उनकी विजन अपनी माँ की विजन जो है। ठीक है, लास्ट में शहादत अवर साहब आप मुमकिन है नहीं सही समझ पाए, मेरा मकसद ये था कि इसी ट्रांसमिशन में बहुत सारे अकाबरीन जर्नलिस्ट और अपोजिशन के लोगों ने कैरेक्टर एसोसिएशन की बातें की, और इस मुल्क में कोई ये नई चीज नहीं है। जो आता है अपने सियासी बेनिफिट के लिए ये नाम लेता है, तो ये नाम लेना हम बंद क्यों नहीं करते? देखिए साजिद साहब, मैंने आपको कह दिया कि हर बंदा जो है ना, जितना भी जो है ना, जिस किस्म का आलिम आप बुलाएंगे, जितनी उसकी सोच होगी उससे वो आगे नहीं जाएगा, उससे वो आगे नहीं जाएगा। ये वही लोग इस किस्म की बातें करते हैं जिनका अपना माहौल, अपना मुआशरा, अपनी सोच इस किस्म की है। ये बात कतई तौर पे झूठ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहादत अवर साहब, आपने टाइम दिया। मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फिक्र, इस सोच और इस बेनजीर साहिबा जैसी अजीम शख्सियात आज हम में नहीं है, किस तरह हम याद करते हैं उनको? देखिए शहादत अमान साहब भी अभी आपके साथ लाइन पे थे, उनकी बातें भी सुनी आपने भी, हम भी सुन रहे थे। बात ये है कि अगर आपने फिक्र बेनजीर देखना है तो फिर बेनजीर का जो फिक्र है वो बेनजीर वालों से ही मिल सकता है, जो उसका जानशीन बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि वो सर्वेल कर रहा है, आज भी वो भी वही चारों सूबों की बात कर रहा है, वही अवाम की बात कर रहा है, वही मजदूर हारी किसान की बात कर रहा है, वही मंशूर, वही फलसफा, वही विजन, वही अधूरा मिशन जो मोहतरमा छोड़ के गई थी उसी को लेके चला है। तो मैं तो नहीं समझता कि उसको भी आसानी से ये हदफ आसानी से वो हासिल कर लेंगे। उसके राह में आज भी रुकावटें हैं और कल भी आएंगी, मगर वो बेनजीर का बेटा है, रुकेगा तो वो भी नहीं। मैंने 2018 के इलेक्शन में भी अंदरून सिंध के दौरे पे गए थे, तो मैं तो देख के हैरान हो गया था। मैं भी ट्रक पे सवार था, आगे पीछे देख रहा था, तो कोई खेतों में से औरतें निकली आ रही हैं, भागी आ रही हैं। अच्छा, नंगे पांव भागी आ रही हैं, नंगे पांव भागी आ रही हैं। हम एज ए जर्नलिस्ट ये सर्च कर रहे थे कि इनको हो क्या गया, क्या कह रही है बेनजीर का अक्स है, ये बेनजीर है, ये बेनजीर का बेटा है। तो मैंने बोला है बेटा, तो आपको क्या लेना देना? वो कह रही क्यों नहीं लेना देना, ये हम हैं। मैंने क्या कह रहे ये हम हैं। तो भाई साहब ये हम वाली बात जो लीडर करेगा, आवाम के दिमाग में बिठाएगा, तो आवाम क्यों नहीं उसके पीछे निकलेगी, क्यों नहीं उसके आगे आएगी? चलें, मैं हुसैन थेबो साहब को भी हम ज्वाइन करेंगे और लास्ट में मखदूम मोहसिन साहब को भी ज्वाइन करेंगे। अदील साहब,
अक्सी बेनज़ीर बिलावल साहब अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आसिफा भुट्टो साहबा ने भी एंट्री मार दी है, आपको लग रहा है ये वही लेगेसी है, वही चीज़ें हैं, स्पेस नहीं मिल पा रहा इस वक्त भी पाकिस्तान सिंध में महदूद रह गई है? तो बेनज़ीर साहबा तो चारों सूबों में थी और चारों सूबों से इलेक्ट होते थे लोग आपके। सर ये तो इलेक्शन जो हुआ है ना, इंजीनियर्ड इलेक्शन है। पहले आपने आरओ इलेक्शन कराया, फिर इस इलेक्शन को इंजीनियर करके सिलेक्टेड लोग लेकर आए। इस तरह पार्टियां नहीं महदूद होती कभी भी। ये एक आप उसकी जो है ना सीटों की बुनियाद पे कह रहे हैं, हालांकि हम इस इलेक्शन को कहते हैं कि टोटल जो है इंजीनियर्ड इलेक्शन था। एक खास बंदे को लाकर जो है आपने इख्तिदार देना था इस मुल्क में। आपने बात की आसिफा भुट्टो जरदारी की, मैं आपको कह रहा हूँ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिनको कायदे अवाम कहा जाता था, उनका और इस पूरी फैमिली का अवाम के साथ एक ऐसा तल्लुक है, हर गरीब मजदूर आरी किसान समझता है कि, और क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे पहले वो एक साफी भाई बात कर रहे थे कि बीबी क्यों निकली, सन रूफ किसने खोला, उनका एक लगाव था अवाम के साथ। जब लियारी यहाँ पर बम धमाका हुआ कारसाज वाला, तो बीबी फिलफोर नेक्स्ट डे लियारी पहुंच गई। आपने देखा वहां जो लवाकिन के साथ जाके उन्होंने वहां बैठी, उनको गले लगाया। इसी तरह जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप देखें, उनका भी यही अवाम टुवर्ड्स जो रिएक्शन होता है, अवाम में जाते हैं। और आसफा जो है वो भी सेम ज़हर अक्से बेनज़ीर है। ठीक है, हुसैन थेबो साहब ने अभी ज्वाइन किया था, वो आप सुन सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं हुसैन थेबो साहब? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। बीइंग अ सीनियर एंकर पर्सन, आपने भी कई अदवार देखे मुल्की सियासत के। आज 14वीं बरसी बेनज़ीर साहिबा की मनाई जा रही है और फिक्रे बेनज़ीर के तसलसल को आज हमने भी अपने हिस्से का काम किया। इस मुल्क ने सर लियाकत अली खान से लेके जुल्फकार अली भुट्टो और कई शख्सियात को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो शहीद हो गई जमहूरियत की बका के लिए। ये सिलसिला कैसे रुकेगा? कौन कुव्वतें हैं जो हमसे ऐसे लीडर छीनती हैं? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि ऐसे लीडर जो है वो दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। बेनज़ीर साहिबा, भुट्टो साहब जैसे लीडर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह जैसे लीडर, ये ब्लेसिंग्स होती हैं किसी भी कौम के लिए। खासतौर से अगर हम बेनज़ीर साहिबा की बात करें तो बेनज़ीर साहिबा का इंतकाल हुआ तो वहाँ मेरा एक दोस्त अमेरिका में था, वहाँ पे खबर लगी तो एक आदमी वहाँ पे रो रहा था। तो उसने, मेरे दोस्त ने उसको कहा कि आई एम आल्सो पाकिस्तानी। उसने कहा तो बात पाकिस्तानी, मुझे तो पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है, मैं तो बेनज़ीर साहिबा को जानता हूँ, शी वाज माय टीचर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऐसे लोग जो अपनी रिकॉग्निशन मुल्क के ऊपर बना लेते हैं, ये दुनिया में ब्लेसिंग्स होती हैं। अब आते हैं कि ये जो कत्ल है ये कैसे हुआ और ये कत्ल के असबाब क्या थे। सबसे पहले तो इसकी तो इन्वेस्टिगेशन हुई, तो स्कॉटलैंड यार्ड ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसके 5000 पेज पे एक रिपोर्ट दी और उन्होंने उस रिपोर्ट में खास तौर पे एक इटालियन ड्रामा था, उस ड्रामे की तशरीह दी। उस ड्रामे में एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का उस ड्रामे में कत्ल हो जाता है और उसका जो आदमी कत्ल करता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और पूरे गांव को पता होता है कि ये कत्ल किसने किया और पूरा गांव एक दूसरे से पूछ रहा होता है कि ये कत्ल किसने किया। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस रिपोर्ट की जो क्रक्स है वो ये है कि पूरे गांव को पता है कि इस डिप्टी इंस्पेक्टर का कत्ल किसने किया और पूरा गांव एक दूसरे से पूछ रहा है कि ये कत्ल किसने किया। जब फाइनल रिपोर्ट आई तो जरदारी साहब ने कहा, उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, जरदारी साहब ने कहा कि हमने आपको ये कहा है कि आप केस को कंक्लूड करके ना दें कि ये कातिल कौन है। सलवराय साहब ने किताब लिखी कातिल कौन है, उसने उसको पढ़ना चाहिए। हमारे कौम में किताब पढ़ने की आदत बहुत कम है। जो फैक्ट लिखते हैं उसने अमेरिका से लेके तालिबान से लेके और हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और खास तौर पे जो उन्होंने हमारे जनरल साहब मुशर्रफ साहब की बात है, तो एक नेक्सस है जो इस दुनिया में ऐसे पावरफुल लोग रहने नहीं देते। तो एक और बात बताऊं, इस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए, ठीक है,
मुस्लिम कंट्रीज में दो पावरफुल लीडर हैं जिसकी अपनी पहचान है, वो एक आप पर 1000 इख्तिलाफात हो, एक इमरान खान है और दूसरे रजब तैयब एर्दोगान है। रजब तैयब एर्दोगान मेरा फेवरेट आदमी है, लेकिन जो उसकी पॉलिसीज है वो 100% फेल है इस वक्त। अभी आपने देखा कल उसने क्या किया, टांग से पकड़ के डॉलर को नीचे लेकर आ गया और अपने करेंसी को ऊपर लेके गया। जो फैब्रिकेटेड है, कल उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, धर्म करके गिर जाएगी। वो कभी आया सूफिया को खोल लेता है, कभी रिलीजियस पार्ट ले लेता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये दुनिया लीडर नहीं चाहती। अब आप देखें यूएई क्यों तरक्की कर रहा है। मैं अभी देख रहा था, एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने 50 साल की अपनी तरक्की की बताई। एक भी लीडर नहीं पैदा हुआ यूएई ने सिर्फ और सिर्फ यूएई ने ओपन फोरम दिया सबको। आप आए, आप आके यहाँ रहे, आप हमारे ऊपर रूल करें, हमारी पॉलिसी, आपकी पॉलिसी, सबकी पॉलिसी एक, आप कमाए, आप खाए, आप पिए, अब हमारे ऊपर रूल न करें। तो जो दुनिया ताकतें हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को जीने नहीं देती। ठीक है, अच्छा तैयब साहब, हमारा जी बदकिस्मत में आपकी बात, ठीक है हुसैन, ठीक है, बदकिस्मती यह है कि हम पर्सनली अपने आप को अगर एक्सप्रेशन कर लेना तो हम कैसे लीडर पैदा कर। ठीक है हुसैन थिबो साहब, जनरल ज़ियाउल से लेके आज तक हमें ये जो दहशतगर्द जत्थे हैं, चाहे वो टीटीपी या किसी भी शक्ल में पाकिस्तान को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, बेनजीर साहिबा को भी बहुत सारे थ्रेट थे जब वो आई थी, लेकिन आज भी तो वो खुफिया मुआहदे और आज भी तो वैसे ही मामला चल रहे हैं। आज भी तो हम सुन रहे हैं कि ये मुल्क बड़े सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है। उस सेंसिटिविटी के लिए हमारे जो लोग शहीद हो रहे हैं, ये रुकेगा कैसे? तो हुकूमत पॉलिसी कैसे जामा मरतब दे, आप बताएं ना कुछ। देखिए, इन सब बातों का जो हल है ना, वो सिर्फ एक है कि आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर ले। अगर अब हमने जो ये रिलीजियस फैसिलिटी मुल्क में लाए, जब टॉलरेंस नहीं है हमारे पास, ये हमने क्यों लाए? ये हमने ज़ियाउल साहब के दौर में लाए। ये तो आपके सियालकोट के इंसिडेंट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये हमने बीज बोया, ये बीज हमसे बोया गया, हमसे ये चीजें करवाई गई। वैसे नहीं थे, जब आप डिक्टेटरशिप ले आते हैं तो आपके लिए दुकान बंद हो जाते हैं बाहर के। अब आपसे लोग इस तरह से बात नहीं करते हैं कि जिस तरह से आप जमहूरियत में बैठ के बात कर रहे होते। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपसे चीजें मनवा लेते हैं कि आपने ये करनी है, साफ चीजें हमने बनाई, उसके बाद हमने उसको उखाड़ा, उसके बाद दोबारा हमने उनको एंट्री दी। क्या मसला क्या है? मसला ये है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन नहीं है। अच्छा, अगर हम करते हैं एब्सोल्युटली नॉट, अगर हम एब्सोल्युटली नॉट करते हैं तो हम उसके डिविडेंड पे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यूरोप अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। अब जब आपने 28 बिलियन 40 बिलियन तक लेके जाएंगे तो आपका कस्टमर कौन है? आपका कस्टमर वही है जिसको आप एब्सोल्युटली नॉट बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी दूसरी भी है, वो आपसे क्यों लेगा भाई? वो बांग्लादेश जाके ले लेगा, वो चाइना से ले लेगा, वो श्रीलंका से ले लेगा, वो इंडिया से ले लेगा, आप का। प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने आप में खुद खड़े नहीं होंगे, अपनी चीजें खुद ठीक नहीं करेंगे, सियासतदान का पहला मंसूर होगा कि सियासत इबादत है तो मुल्क होगा ना। ठीक है, वो आता है इसलिए कि वो कहता है मैं 15 करोड़ रुपए लगा के आया हूँ भाई, मैं 70 करोड़ रुपए सिलेंडर के लिए दे के आया हूँ भाई, तो अब मैंने जो है ना वो कहीं ना कहीं से तो ये पैसे कमाने। प्रॉब्लम ये है, जब तक मुल्क को आप ठीक नहीं कर पाएंगे तब तक ये हम सारी चीजें बर्दाश्त कर पाएंगे। ठीक है, करते रहेंगे और हमारे लीडर जो है वो हम अपने आप को मरवा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन थिबो साहब, आपने अपना कीमती आपने वक्त दिया। एडवोकेट साहब, आप कुछ बता रहे थे, फिक्र बेनज़ीर स्पेशल ट्रांसमिशन बेनज़ीर साहबा की सियासी जद्दोजहद में हम उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं और हम इस पर भी बात करें कि ऐसे वाक़यात फ्यूचर में ना हो। इस मर्दे के मुआशरे में एक खातून की जद्दोजहद, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारी हमारी ख़वातीन उससे आज मुस्तफ़ीद हो रही हैं? जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि आज उनके बेटे की सियासत को देखकर ख़वातीन ये कह रही हैं कि जी बीबी का बेटा आ गया, तो स्पेस क्यों नहीं मिलता? फिर हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं, फिर हम ऐसे मुआहदे करते हैं, तो रोकेगा कौन? रियासती इदारों का ये फ़र्ज़ नहीं है? देखें, सबसे पहले आपने कहा कि ख़वातीन देखकर उनको मोटिवेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरू से ये पॉलिसी रही है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सिर्फ इस मुल्क की नहीं पूरे आलम इस्लाम की पहली
फीमेल बिल्कुल ऐसा ही खातून। है। इसी तरह फिर आपने देखा फहमीदा मिर्जा को हमने स्पीकर बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप सिंध में देखें नुमाइंदगी कितनी हमारी खवातीन हैं जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो अहम पोजीशंस पर है। तो हमारा तो हमेशा ये जो है वो वतीरा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। हमारी जो माएँ बहनें इस मुल्क की पढ़ी लिखी हैं वो भी सिस्टम में आएँ। इन्होंने सारी बातें बड़ी खूबसूरत की, लेकिन उन्होंने कहा जी सियासतदान को पहला मंशूर अपना ये रखना चाहिए कि जी ये खिदमत है और वो सोच के यही आता है। मैं कहता हूँ सिर्फ सियासतदान को ही क्यों, सबको, तमाम, चाहे जिस मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखता है, चाहे वो साफ़ी है किसी और अदारे में सर्व कर रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, सबको जब तक हम मिलकर एक कलेक्टिवली एक सोच और उस पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा, ना हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ना इकोनॉमी ठीक होगी, ना दुनिया हमें रिस्पेक्ट की निगाह से देखेगी। हम में असल कौम ही इस वक्त करप्ट हो चुके हैं। सिर्फ चंद लोगों की बात नहीं, आप मुझे बताएं ना, ये जो दूध वाले गली मोहल्ले में या कोई आप करियाने की दुकान वाला देखें, क्या वो करप्शन नहीं करता? जिसकी जहां तक जितना इख्तियार है वो उस इख्तियार के अंदर करप्शन करता है। सबसे पहले हमें अपनी पूरी कौम को ये एजुकेट करने की जरूरत है कि हम हर शख्स अपने आप से तब्दीली शुरू करे। सिर्फ तब्दीली नारों में वादों में नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली जब तक आप हर फर्द अपने 6 फीट 5 फीट के जिस्म के ऊपर पॉलिसीज का निफाज नहीं करेगा तब तक पूरा माशरा कैसे बेहतर होगा? क्योंकि हम ही माशरे का हिस्सा हैं। तो सिर्फ अगर हम मलामत लान तान सिर्फ सियासतदानों को या और ब्यूरोक्रेट्स को या दीगर लोग हैं उनको करते रहेंगे तो कभी भी ये मुआशरा सही नहीं होगा। चलें, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मखदूम मोहसिन ने। आपका ताल्लुक है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से। मखदूम साहब खुशामदीद कहेंगे, सुन सकते हैं? जी जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। फिक्रे बेनजीर स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। बेनजीर साहिबा एक माँ, एक बेटी, फिर एक वाइफ, तमाम ही रोल उन्होंने बखूबी सर अंजाम दिए, लेकिन जमहूरियत की बका के लिए वो लड़ते लड़ते हार गई। तो आज जमहूरियत फल फूल रही है, ये क्रेडिट भी उनको जाता है। कितना फर्ज बनता है आपका, मौजूदा हुकूमत का, कि उस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की जाए और ताकि फ्यूचर में ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो? मोहसिन साहब देखिए साजिद साहब, कुछ चीजें सियासत से बालातर होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दिया इस मुल्क की जमहूरियत की बका के लिए। उनका आज भी हम उनको इज्जत और एहतराम से याद करते हैं। चाहे सियासी रास्ते हमारे अलग हैं, उनसे हमारा कोई पॉलिटिकली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज भी अगर मोहतरमा को हम याद करते हैं तो इज्जत और एहतराम से याद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि मोहतरमा जैसी शख्सियत जिसके बदौलत उनकी पार्टी को वफाक में हुकूमत मिली और एक प्रोविंस में पिछले 13 सालों से भी मोहतरमा की जान के नजराने के एवज हुकूमत मिली, में इक़्तिदार पजीर है वो उनकी जमात, लेकिन अब तक वो उनके कातिलों को नहीं पकड़ सकी। और इसमें मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार उनकी जमात है, क्योंकि अभी जो बज़र इक़्तिदार हैं वो उनको इक़्तिदार ही मोहतरमा की शहादत के बदले मिला है। और इसमें कोई शक नहीं कि मोहतरमा ने जमहूरियत के लिए अपनी जान को कुर्बान किया और उनका एक आला मर्तबा है। और अगर चाहे तो उनके कातिलों को सजा ना ही मिली, लेकिन आज भी अगर कोई मोहतरमा को याद करता तो अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस मुल्क का एक ये भी आज तक हम देख रहे हैं कैरेक्टर एसोसिएशन, ये बीबी के इस कत्ल का, इस शहादत का जो ये जो गुत्थी है जो सुलझ नहीं पा रही, उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? कोई मुशर्रफ पर उठाता है, कोई किस पर उठाता है, कोई कहता है जी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। ये ऑपोजिशन के लोग जाती बेनिफिट के लिए नामों का इस्तेमाल करते हैं, पगड़ियां उछालते हैं। तो इस सिस्टम को भी तो खत्म होना चाहिए मोहसिन साहब। बिल्कुल, इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए। देखिए, पगड़ियां उछालने का रिवाज आज से नहीं चल रहा। ये आपको याद होगा 1990 की दिहाइयों में ये सिलसिला शुरू हुआ था। ये लोग कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार पीटीआई है। मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई से पहले ये ट्रेंड 1990 में स्टार्ट हो गया था, जब मोहतरमा बेनजीर मरहूम की तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स के थ्रू फेंकी गई थी और इस तरह के नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। या फिर उसके बाद भी आपको मुशर्रफ दौर में भी आपको वाक़यात याद होंगे। मसला ये कि किसी के पे गैर तस्दीक शुदा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मुशर्रफ साहब को इसलिए आप अकाउंटेबल कह सकते हैं कि उस टाइम वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी देना। उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि ऐसी लीडरशिप को सिक्योर करना।
पर मैं समझता हूँ कि उसके बाद ठीक है, मुशर्रफ साहब का टाइम तो खत्म हो चुका था 2008 के बाद, लेकिन 2008 से 2013 तक वफाक में उनकी हुकूमत की, 2008 से 13 तक, फिर 13 से 18 तक, फिर 18 से 21 तक, जब ये संजीदा ही नहीं नजर आते मोहतरमा के कातिलों को पकड़ने के। ठीक है, आपने कहा, ठीक है मोहसिन साहब, आपने कहा संजीदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब और मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या उसी तसलसल पर है जो कि बीबी और भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, जो कि आम गरीब आवाम की बात करती थी? आज भी ये सिलसिला वैसे ही जारी है? नहीं, वो तो अब आपके सामने है, एक जमात जो चारों सूबों की, मोहतरमा के टाइम पे चारों सूबों की जंजीर तस्वर किया जाता था मोहतरमा को। आपको याद होगा कि मोहतरमा की शहादत भी 27 दिसंबर के रोज पंजाब में हुई थी, और पंजाब में वो बड़े बड़े जलसे कर रही थी, और पंजाब में पीपल्स पार्टी का अपना एक मयार था उस जमाने में। अब आप देखें पीपल्स पार्टी का KPK की इलेक्शन में आप देखते हैं सिर्फ उनको एक सीट मिली है। पंजाब में आप उनकी पोजीशन देख लें, सेंट्रल पंजाब में तो वो उनकी वो फाइट करने की पोजीशन में नहीं है। बाकी साउथ पंजाब में उनकी है 19-20 फाइट करने की पोजीशन में। उन्हें पार्टी कमजोर तो हुई है, और एक नेचुरल चीज भी है, जब देखें मोहतरमा जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है, और उस तरह का वैक्यूम भरना भी इतना इजी नहीं होता लोगों के बाद में वैक्यूम को भरा जाए, ये भी एक है। बाकी इनकी बैड गवर्नेंस, नाअहली, इससे ज्यादा क्या नाअहली हो सकती है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी इक़्तिदार में आए और 5 साल गुजर जाएं और मोहतरमा के कातिलों को पकड़ा ना जाए। मैं क्या समझता हूँ इससे बड़ी बेबसी इनकी और इससे बड़ी नाअहली हो। चले, बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ऐसी दर्दनाक बात की मखदूम मोहसिन ने कि बेनज़ीर जैसी कदावर शख्सियात के लिए भी कैरेक्टर असोसिएशन की गई, सियासी मुखालफिन ने उन पर अलकाबात ऐसे ऐसे उसे नवाजा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीरें उछाली गई। इस मर्दों के मुआशरे में उस खातून ने, उस भुट्टो की बेटी ने अपनी सियासी जद्दोजहद को न रोका और उस तसलसल के साथ उसको बढ़ाती रहीं। उन्होंने देखा अपने वालिद को भी फांसी लगते हुए, फिर उनके सामने उनके भाइयों को भी शहीद कर दिया गया। हमने माजी के जब झरोकों में हम जाते तो बहुत जुल्म और सितम भुट्टो फैमिली पर हुए, लेकिन ये कारवां अभी भी जारी है। भुट्टो फैमिली की लेगेसी अभी भी जारी है। सिंध में साहिब इक़्तिदार है। लास्ट में, क्योंकि एंड है सर, वक्त क्या कर सकते हैं, वक्त बहुत कम है, आप किस तरह देखते हैं, क्या क्यों नहीं स्पेस दिया जाता? कौन सी ऐसी कुव्वत है वो इतनी ताकतवर हैं कि वो स्पेस नहीं देती, वो सियासत को भी इंजीनियर कर देती हैं, वो पॉलिटिकल मामलात हो जाते हैं, कभी EVM, कभी किस पर उंगलियां, कभी आप RTS सिस्टम, जिस तरह बात कर रहे थे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, या ये ऐसे ही चलता रहेगा बस जब से ये मुल्क बना है? देखें साजिद भाई, ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद भी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, इस जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां देने के बाद एक सफ़र तय करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी हम उस जद्दोजहद में दिन रात इसी तरह हम वक्त जो है अपनी क़यादत के साथ शाना बिशाना खड़े, और हमें उम्मीद है कि अगर किसी पार्टी के पास इस मुल्क के मसाइल का, इस मुल्क की गरीब आवाम का अगर हल है तो वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रास रूट लेवल के लोगों की जमात है। हर गली मोहल्ले में हर गरीब, आरी, मजदूर, किसान, उनके मसाइल से हम अवेयर है, हम आगाह हैं। तो हम ये समझते हैं कि चाहे कोई कितना ही इंजीनियर इलेक्शन कर ले, कितनी इस मुल्क में बड़े बड़े मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर आए, उन्होंने टेम्पर करने की कोशिश की इलेक्शन को, आज आप देखें उनका नामो निशान नहीं है, और आज हम मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो शहीद पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये हमेशा जिंदा रहेंगे। इस तरह के जो करेक्टर आएंगे उनका आपको नाम भी नहीं मिलेगा तारीख में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन आएगा कि वही बेनज़ीर भुट्टो का और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो विजन था उस पे हम 100% उस पे अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। कमी कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी अवाम के अंदर जड़ें मौजूद हैं। चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, बल्कि पूरी दुनिया में इसके चाहने वाले हैं, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन आएगा कि वही जो है तस्वीर बेनज़ीर बिलावल भुट्टो की सूरत में आपको नजर आएगी, और वो सारी पॉलिसियां जो है वो आप। ठीक है मलिक साहब, लास्ट में फिक्र बेनज़ीर, किस तरह इस फिक्र, इस सोच को आप देखते हैं, और किस तरह ये परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, या कि फिर कोई बेनज़ीर ऐसे ही लड़ते लड़ते शहीद होगी? देखिए जी, अगर यही रवैया रहा, यही हालात पैदा किए जाते रहे, तो फिर इसी तरीके से हम शख्सियात को खोते रहेंगे,
और फिर एक दूसरे के ऊपर मोर्द इल्जाम ठहराते रहेंगे। दुश्मन अपना काम करते हुए निकल जाता है। ये हमारे या दरमियाने लोगों का काम नहीं था। इतनी बड़ी जब शख्सियात हो तो ये काम भी बहुत ही ऊपर लेवल के होते हैं। एक बात तो साजिद भाई, आपकी ये 2 घंटे की ट्रांसमिशन थी, इसमें मुख्तलिफ पार्टीज के भी और हर मकाद फिक्र के लोगों ने अपनी राय दी, भी इसमें राय दी है। मैंने तो इस बात का नतीजा अखज़ किया है कि इस बात पे तो सारे लोग मुतफिक हैं कि बेनज़ीर बहुत ही पायदार शख्सियत थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं। ये तो तय हो गया ना। मुखालिफ भी मानते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में कुछ इंतजाम तराशी थी, तो मगर जब वो गवाह बैठे तो उन्होंने भी आंसू बहाए, बेशक, चाहे मगरमच्छ के आंसू थे या जो भी थे। लेकिन अगर वो अपनी जात में बैठते हैं तो इस बात को तो वो भी मानते हैं कि बेनज़ीर एक लीडर थी। तो मैं समझता हूँ कि जब वो मानते हैं और बेनज़ीर साहिबा की जात पर वो इस बात में मुतफिक हैं कि वो बहुत बड़ी इंटरनेशनल सतह की लीडर थी, यकीनन दुनिया पूरी उनको मानती भी थी। जैसे कि हमारे दोस्त ने इमरान खान के बारे में भी कहा कि वो पाकिस्तान तो ठीक है ना, हमारा पाकिस्तान है, मगर शख्सियात भी होती हैं, जैसे बेनज़ीर या इमरान खान। इमरान खान एक क्रिकेट के तौर पर उसको दुनिया में मुतारफ हुए, मगर बेनज़ीर साहिबा सियासत में, उनके विजन में, सोच में, उन्होंने वहां जो स्पीचें की तो उन्होंने अपनी मनवाया, लोहा मनवाया उन कुफ्तों के दरमियान रह के जो इंटरनेशनल कुफ्ते थी। तो ये तो तय हो गया। अब आपके पास और क्या बचता है? आप बैठकर इशारे देते हैं कि जी लंदन में ये निज़ाम है, कनाडा में ये हो रहा है, अतत मोहम्मद ये कर रहा है, चीन हमसे ये कर रहा है। और भाई इससे बड़ी और क्या शख्सियात होंगी जो वो दुनिया भी मानती रही कि बेनज़ीर साहिबा बेशक इतनी सलाहियतों की मालिक थी। तो आपने अगर मुल्क में लीडरशिप को परवान चढ़ाना है या नई लीडरशिप मुतारफ करवानी है या पैदा करने हैं, तो आपने स्कूलों में मुज़ामीन पढ़वाएं इनकी जद्दोजहद पर। वो सिर्फ सियासतदान तो नहीं थी, वो तो उम्मत मुसलमान की पहली वजीर आज़म ही बन गए खातून में। एक औरतों ने इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा सफर, इतनी बड़ी जद्दोजहद, एक जनरल से टकराई, हुकूमत छीन ली जनरल ज़िया से, बेशक दूसरे जनरल से भी टकरा गई, आके जान दे दी, मगर सफरी में खम नहीं किया, हटे नहीं उस रास्ते से। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज भी अगर हमें कदर करनी है ना, तो उनके ऊपर मज़ामीन लिखवाया जाए और अपने जो मुल्क के मुस्तकबिल के हमारे होनहार, बहुत अच्छी बात पढ़ाया जाए। मलिक साहब, इनकी बात पे एक शेर सर, जिस दज से कोई मकतल से गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात। बहुत अच्छी बात की। और मलिक साहब ने कहा कि जो सियासी हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया, बल्कि वो एक अच्छी माँ बन के उन्होंने दिखाया, अच्छी बहन बन के दिखाया, फिर एक मशरिक की बेटी थी, वो तमाम ही रिश्ते भी उन्होंने निभाए, अपनी घर की लाइफ को भी देखा। वो घर में अपने बच्चों को खुद खाना बना के खिलाया करती थी, तमाम ही चीज़ें उन्होंने फुलफिल की, कभी अपने सर से दुपट्टा ना हटने दिया। तो रोल मॉडल शख्सियात को हमारे आने वाले जो मेहमान हैं उनको भी उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, उन मज़ामीन में उनको शामिल करना चाहिए, ताकि हमने ऐसी ही बेनज़ीर और भी इस मुल्क में पैदा करनी है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।